तो हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जीव जनन कैसे करते हैं, और इसका एक भाग हम लोग पहले कर चुके हैं जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे, जैसे जनन किसे कहते हैं, फिर जनन के प्रकार क्या होते हैं, लैंगिक जनन क्या होता है और अलैंगिक जनन क्या होता है, बहुकोशिकीय जीवों में कैसे होता है लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, और किस प्रकार से जो हमारे एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें कैसे जनन होता है। इन सारी चीजों को डिस्कस कर रखा था। और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पुष्पी पादपों में किस प्रकार से होता है लैंगिक जनन, ये सारी चीजें पिछले भाग नंबर 1 में डिस्कस की जा चुकी हैं। आज का जो ये वीडियो है इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर मानव में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप लोगों को मेरी आवाज आ रही होगी और आप लोग मुझे सुन पा रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं ये चेक कर लेता हूं कि मेरी आवाज आ रही है कि नहीं और सारे बच्चे क्या सुन पा रहे हैं कि नहीं। दिव्यांशी मैम भी हमारे साथ में है, तो मैम एक बार आप चेक करके बता देना मुझे कि मेरी आवाज बच्चों को सुनाई दे रही है कि नहीं और सारे बच्चे सुन पा रहे हैं कि नहीं। ओके, सो मेरी आवाज आ रही है सभी को और सारे बच्चे सुन पा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो ये लेक्चर है इसमें सिंपल सी चीज है, हम लोग डिस्कस करेंगे क्या मानव जनन तंत्र के बारे में, और इसमें हम लोग 3 नहीं केवल 2 भागों के बारे में डिस्कस करेंगे। एक मेरे प्यारे बच्चों कि नर जनन तंत्र क्या होता है और दूसरा मादा जनन तंत्र क्या होता है। ये पहला टॉपिक होगा जो आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। दूसरे टॉपिक के बारे में अगर हम लोग बच्चों बताएं आपको, तो हम दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे जनन स्वास्थ्य। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसमें हम HIV एड्स है ना, गोनोरिया, सिफिलिस, ऐसी बीमारियों के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड पेपर में पूछी जाती हैं। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चे, ये जरा दिख रहा है ना आपको, इसको बहुत तड़प है आज ये टॉपिक समझने की। तीसरा जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे वो ये डिस्कस करेंगे कि भैया परिवार नियोजन है ना, यानी कि जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए कौन कौन से उपाय किए जाते हैं। तो परिवार नियोजन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसको रोकने की विधियां या परिवार को नियोजित करना क्या होता है। और ये एक ऐसा टॉपिक होगा जो आपके बोर्ड पेपर में पूरे 6 नंबर का एक लॉन्ग प्रश्न आता है, तो वो मैं पूरा प्रश्न ही करा दूंगा जो बोर्ड पेपर में आता है। राइट, तो चले मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस प्यारी सी क्लास को करते हैं शुरू। और देखते देखते मैं देख पा रहा हूं बहुत सारे बच्चे हमारे साथ यहाँ पे लाइव जुड़ चुके हैं। हाँ, जल्दी जल्दी से बता दो। हाँ, आप लोगों को इससे डर तो नहीं लग रहा ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, इससे डर तो नहीं लग रहा ना एक बिल्कुल भी। चलें शुरू किया जाए, शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे नर जनन तंत्र, और फिर उसके बाद मादा जनन तंत्र डिस्कस करने वाले हैं। राइट, तो शुरुआत होगी कहां से, यहां से शुरुआत होगी। ये सारे टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। आखिरी में हम आपको न्यूमेरिकल आपको मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराएंगे, और फिर जाके कहीं ये चैप्टर पूरी तरीके से क्लियर होगा। तो सबसे पहले मनुष्यों में लैंगिक जनन। अब एक बेटा याद रखिएगा, मनुष्य में जो मानव होता है, मानव 2 प्रकार के, एक तो मेरे प्यारे बच्चों नर, और दूसरा बच्चों क्या, मादा। तो जो नर होता है उसमें नर युग्मक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नर युग्मक पाया जाता है। और नर युग्मक को हम लोग क्या बोलते हैं? नर युग्मक को हम लोग क्या बोलते हैं? नर युग्मक को बोलते हैं शुक्राणु, जो कि कहां पाया जाता है? जो मेरे प्यारे बच्चों पाया जाएगा नर जनन अंग के अंदर। फिर उसके बाद अगर हम लोग मादा की बात करें, तो मादा में जो मादा युग्मक होता है, मेरी बात ध्यान से नोट करिएगा ये सारी चीजें, जो मादा युग्मक होता है वो अंड कोशिका होती है, या जिसको हम अंडाणु बोलते हैं। तो यहां तक तो मुझे नहीं लगता मेरे किसी बच्चे को कोई समस्या होगी। मेरे प्यारे बच्चों, जब नर का नर युग्मक जो कि शुक्राणु होता है और मादा का जो मादा युग्मक होता है जिसको हम अंडाणु बोलते हैं, जब ये दोनों के दोनों मिलते हैं तो मिलने के बाद जो बनता है उसे कहते हैं युग्मनज, और अंग्रेजी भाषा में इसे कहते हैं जाइगोट। पर जाइगोट
को आप हिंदी भाषा में ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो ये जाइगोट ऐसे लिखा जाता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और ये युग्मनज है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है, ये युग्मनज बन के तैयार हुआ है। आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस करी होगी, और ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई है कि जो नर में नर युग्मक होता है, शुक्राणु होता है और इसमें अंडाणु होता है, इससे जो बनता है वो युग्मनज बनता है। ये जो पूरी प्रक्रिया होती है, ये जो पूरी प्रक्रिया होती है, इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। ये इसका मतलब निषेचन वह प्रक्रिया है जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक मिलने के बाद युग्मनज का निर्माण करते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर आखिर ये युग्मनज बनने के बाद क्या होता है, और हमारे शरीर में ये युग्मनज किस जगह पर बनता है। और साथ ही साथ मेरे बच्चों के मन में ये भी डाउट आ रहा होगा कि सर कैसे ये युग्मनज एक शिशु के रूप में मादा के पेट में रहते हुए और किस प्रकार से ये शरीर से बाहर आता है, ये सारी चीज़ों को हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो युग्मनज बनने के बाद फिर ये भ्रूण अवस्था में बदल जाता है, भ्रूण से फिर ये हमारे शिशु अवस्था में आता है और फिर उसके बाद शरीर से बाहर हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, सो आई होप इतनी बात आराम से क्लियर हो गई होगी। चलिए भाई, इस सेशन को फटाफट से यदि आप YouTube पे देख रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले भाई, शेयर करना ना भूले। मैं आपसे यही बोलूंगा कि इस वीडियो को जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। सारे बच्चे शुरू किया जाए, स्टार्ट करें पढ़ाना, इसके आगे कंटिन्यू किया जाए। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और कल हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम होगा धातु एवं अधातु। तो मेरे प्यारे बच्चों, मान लो अगर बोर्ड पेपर में आ गया कि सर क्या होता है मनुष्यों में लैंगिक जनन, तो मेरा बच्चा बताएगा कि सर देखिए नर युग्मक शुक्राणु कहलाता है, ऐसा आपने मुझे बताया है, ऐसा आपने मुझे बताया है। और सर मादा युग्मक जो होता है उसे अंडाणु कहते हैं, ऐसा आपने मुझे बताया है। सर जब ये दोनों के दोनों मिलते हैं तो मिलने के बाद सर युग्मनज का निर्माण होता है जिसे जाइगोट भी कहा जाता है। सर ये बात भी आपने मुझे बता दी है, सर ये बात भी आपने मुझे बता दी है। और बहुत प्यार से समझना, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हमें ये पढ़ना है कि सर ये जो शुक्राणु का निर्माण होता है ये आखिर कौन करता है। सर क्या ये हाथ हमारा शुक्राणु का निर्माण कर देगा या फिर ये कान हमारा निर्माण कर देगा? ऐसा नहीं होता है मेरे बच्चों। ये जो हमारे शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणुओं का जो सर उत्पादन होता है, ये कौन करता है? ये हमारे शरीर का नर जनन तंत्र करता है। और जो मादा के शरीर में फिर क्या करता है, उसको मादा के शरीर में ये एक प्रोसेस के थ्रू भेज दिया जाता है। फिर क्या होता है, फिर मादा जनन तंत्र जो होता है वो अंडाणुओं को बनाता है। और अंडाणुओं को बनाने के बाद आपने देखा कि जब सर ये शुक्राणु ये अंडाणु के साथ मिलते हैं, आपने देखा कि सर जब ये शुक्राणु अंडाणु के साथ मिलते हैं तो मिलने के बाद युग्मनज का निर्माण करते हैं। यही बात यहाँ पे लिखी होगी कि शुक्राणु और अंडाणु जब मिलते हैं, मिलने के बाद युग्मनज का निर्माण होता है। लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि शुक्राणु और अंडाणु कहीं पर भी मिल जाएंगे और युग्मनज का निर्माण हो जाएगा। इसके लिए अनुकूल परिस्थितियां चाहिए। यानी कि मान लीजिए कि ये मादा है तो इसके पेट में इसका जो गर्भाशय होगा उसके अंदर यदि एक भ्रूण को बनना है तो उसके लिए परिस्थितियां अनुकूल होनी चाहिए। अनुकूल परिस्थितियां का मतलब कि भैया वो उस लायक है ही नहीं कि गर्भधारण हो सके, तो क्या एक शिशु जन्म ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। तो ऐसी कंडीशंस भी होनी चाहिए जिससे एक सही युग्मनज का निर्माण हो सके। तो इसके लिए शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलने के बाद अनुकूल परिस्थितियां और स्थान जब तक नहीं प्राप्त करेंगे तब तक ये युग्मनज में नहीं बदल पाएंगे। और यदि युग्मनज बन गया तो फिर 100% फिर वो भ्रूण अवस्था में बदलेगा जरूर। राइट, सो आई होप मेरे प्यारे बच्चों यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो मेन टॉपिक यहीं से स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है ये नर जनन तंत्र। अब इस नर जनन तंत्र का सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है ना बच्चों, वो होता है कि भैया आप इसके भाग तैयार कर लो। क्या तैयार कर लो? आप इसके भाग तैयार कर लो, क्योंकि अगर आपको इसके भाग तैयार नहीं होंगे तो फिर आप इसको नहीं कर पाओगे। अब ये चित्र जो है ना, ये आपको बनाने के लिए आता है बोर्ड पेपर में और ये आपको बनाना पड़ेगा बोर्ड पेपर में। ठीक है, तो आई होप आप इसको ट्राई करोगे और बनाने की कोशिश करोगे। मैं आपको समझाता हूं कि भैया कहां पे कौन सी चीजें होती हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों,
सभी को ये पता है कि जो हमारा नर जनन तंत्र होता है या मादा जनन तंत्र होता है, उसका एक और काम भी है कि वो हमारे शरीर से वेस्ट मटेरियल के रूप में मूत्र को बाहर करता है। क्या करता है? मूत्र को बाहर करता है। तो इस नर जनन तंत्र का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो भाग है वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये है हमारा शिश्न। ये इसके दो काम होते हैं। पहला काम तो हमारे शरीर से ये मूत्र को बाहर निकालता है। पहला काम तो ये हमारे शरीर से क्या करता है? मूत्र को बाहर निकालता है। और दूसरा काम ये होता है कि ये हमारे शरीर से वीर्य को बाहर निकालता है, जिसे हम सीमेन बोलते हैं। अब ये कैसे बनता है, क्या होता है, उससे समझते हैं, इसे समझते हैं। अब पहली चीज, इनके नाम बहुत अच्छे से क्लियर कर लो बच्चों। इसी शिश्न के बगल में यहाँ पे एक लटका हुआ भाग आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वृषण बोलते हैं। इस वृषण में क्या होता है? दो गोल आकार के जैसे दो गोल आकार के छोटे छोटे से क्या होते हैं? दो चीजें लटकी हुई होती हैं, उनको हम लोग बोलते क्या है? उनको हम वृषण बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं बच्चों? उनको हम वृषण बोलते हैं। और इसके ऊपर एक खोल होता है, उसी खोल के अंदर ये वृषण स्थित होते हैं, तो उनको हम वृषण कोष कहते हैं। इसी कोष के अंदर ही ये वृषण स्थित होता है। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि सर आखिर क्या जरूरत पड़ी, प्लीज मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से समझना, सर क्या जरूरत पड़ी कि ये भाग हमारे शरीर के अंदर ना रह करके ये हमारे शरीर के बाहर है? ऐसी क्या जरूरत पड़ी सर कि आखिर ये हमारे शरीर के बाहर क्यों लटकाने की जरूरत पड़ी? इसलिए क्योंकि हमें पता है कि हमारे शरीर के अंदर बहुत टेम्परेचर हाई होता है, हमारे शरीर के अंदर तापमान बहुत अधिक होता है। और अगर हमारे शरीर के अंदर अधिक तापमान होगा, इन केस हमें फीवर आ जाए, हमें बुखार हो, तो उस केस में फिर ये जो हमारा जो ये वृषण है, ये शुक्राणुओं का निर्माण नहीं कर पाएगा। तो ये एक छोटी छोटी सी पॉइंट है, बहुत ध्यान से सुनना, कि हमारे शरीर के बाहर इसलिए है क्योंकि अगर इसको नॉर्मल टेम्परेचर नहीं मिलेगा, यानी तापमान जब तक इसको कम नहीं मिलेगा, ठंडा नहीं होगा, तब तक ये शुक्राणुओं का निर्माण नहीं कर पाएगा। राइट? सो इतनी बात समझ में आ गई। अभी मैं इसको और ओपन करके दिखाऊंगा, मेरे पास और भी पिक्चर्स हैं कि अंदर से ये कैसा दिखता है। ठीक, क्लियर? फिर इसी शुक्राणु के ऊपर एक छत्ते जैसी यहाँ पे और संरचना दिखी होती है, लिए लगी होती है, इसको हम लोग बोलते क्या है? इसको बोलते हैं हम लोग अधिवृषण। इसको हम लोग बोलते क्या है? इसको बोलते हैं अधिवृषण। क्लियर है बच्चों? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग अधिवृषण। राइट? यहां तक क्लियर हो गया। फिर उसके बाद इससे एक पतली सी पाइप जो जैसी संरचना जुड़ी होती है, जिसको बोलते हैं शुक्रवाहिनी। अब ये जो शुक्रवाहिनी होती है, तो जब ये वृषण और अधिवृषण दोनों मिल करके शुक्राणु बनाते हैं, और ये जो शुक्राणु बनाते हैं, इन शुक्राणुओं को लेकर के फिर ये आगे की तरफ बढ़ती है। तो एक बार प्रोसेस समझ लोगे तो चैप्टर समझने में बड़ा आराम रहेगा, नहीं तो फिर बड़ा कठिन लगेगा। क्या बताया कि ये दोनों मिलकर के किसका निर्माण करेंगे? ये दोनों मिलकर के मेरे प्यारे बच्चों किसका निर्माण करेंगे? ये निर्माण करेंगे शुक्राणुओं का। कैसे करेंगे, क्या होगा, वो सब लिख के बताएंगे। तो मैंने बताया कि भैया ये वृषण है, ये वृषण कोष है, ये शुक्रवाहिनी है, फिर इसके बाद एक छत्ते जैसी यहाँ पे संरचना होती है जिसको हम लोग अधिवृषण बोलते हैं, और यहाँ पे फिर हमारे पास ये होती है हमारे पास मूत्र नलिका। अबे आप जरा ध्यान से देखो, ये मूत्र नलिका कहाँ से आ रही होगी? ये कहाँ से आ रही होगी? हमने पढ़ा है किडनी, है ना, यानी हमने वृक्क की संरचना पढ़ी है, तो फिर वो आकर के इस मूत्राशय में जाती है। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि इधर से एक पाइप जैसी संरचना जा करके यहाँ पे ऐसे घूम करके यहाँ भी आ रही है, और फिर ये मूत्राशय से यहाँ भी आ रही है। और देखो ये एक रास्ता और ये दोनों रास्ता, दोनों मिल गए कहाँ पर? एक ही रास्ते में मिल गए। यानी दो इधर, एक पाइप इधर से जा रही है जो शुक्रवाहिनी है, एक पाइप इधर से निकल रही है जो मूत्रवाहिनी है। शुक्रवाहिनी मूत्रवाहिनी दोनों मिलकर के एक जगह पे मिल गई, जहां पे मिल गई, फिर वहां से एक पाइप, एक ही रास्ता बन गया। क्लियर है यहां तक? मुझे नहीं लगता यहां तक कोई डाउट होगा। फिर उसके बाद इसी शुक्राशय के पास में एक ग्रंथि होती है जो जिसे बोलते हैं हम लोग प्रोस्टेट ग्रंथि। ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, यही क्या करती है? नर हार्मोन को स्रावित करती है। किसको स्रावित करती है? नर हार्मोन्स को स्रावित करती है, जिससे ये पता चलता है कि भैया नर हार्मोन को स्रावित करेगी
तो फिर वो डीएनए, आगे बहुत सारी चीजें हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपको बहुत फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, सर बहुत ही ज्यादा डीप में चले जाओगे। मैं आपको समझाऊंगा कि ये नर हार्मोन को स्रावित करती है, अभी के लिए इतना जानो। फिर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास है मूत्राशय, इसमें मूत्र आके इकट्ठा होता है, और यहाँ पे लगा है कि ये क्या, शुक्राशय। अब आप समझ रहे होंगे कि सर ये शुक्राशय का क्या काम है। बच्चों फिर से समझना, ऐसा थोड़ी ना है कि अगर शुक्राणुओं को शरीर से बाहर निकलना है तो जब चाहेंगे तब निकल आएंगे। इसके लिए यहां से शुक्राणु बन करके यहां इकट्ठा होते हैं। मतलब आप समझो, ये फैक्ट्री और ये है स्टोर रूम। अब इस फैक्ट्री में शुक्राणुओं का निर्माण हुआ और इसमें जाकर के इकट्ठा हो गए। अब जब भी शरीर को शरीर से बाहर इस शुक्राणुओं को निकलना है तो फिर वापस से आके शुक्राशय से निकल करके आगे जाएंगे। क्लियर हुआ। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि सर शुक्राशय से जो बाहर निकलेगा सर वो तो होगा शुक्राणु, और इन्हीं शुक्राणु में जब मेरे प्यारे बच्चों ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि से निकलने वाले जो हार्मोन्स होते हैं वो हार्मोन इसमें मिल जाते हैं, तो सर जो बन जाता है उसे हम वीर्य कहते हैं, जिसे हम सीमेन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर इतनी बात। अब पेपर में कैसे लिखोगे वो मैं बताता हूं, चलिए ध्यान से समझिए। हमने लिखा कि नर जनन तंत्र शरीर के श्रोणि क्षेत्र में, श्रोणि क्षेत्र मतलब नीचे का हिस्सा, नर जनन तंत्र में श्रोणि क्षेत्र में स्थित होता है, और नर जनन तंत्र में एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं, वृषण पाए जाते हैं। फिर कुछ सहायक नलिकाएं होती हैं, जैसे आप यहाँ पे शुक्रवाहिनी देख रहे हो, मूत्रवाहिनी देख रहे हो, और अधिवृषण होता है, शुक्रवाहिनी होती है, स्खलन नलिका होती है। स्खलन नलिका का मतलब जिस नलिका से मूत्र बाहर आएगा, जिस नलिका से वीर्य बाहर आएगा। फिर उसके बाद कुछ ग्रंथियां भी लगी होती हैं, जैसे प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में हमने बताया, हमने शुक्राशय के बारे में बताया, ये सब चीजें भी यहाँ पे क्या होती हैं, लगी होती हैं। अच्छा, दूसरी चीज है कि सर शुक्राशय को ग्रंथि क्यों कह रहे हो आप? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शुक्राशय फिर जब ये शुक्राणु वहां जाके इकट्ठा होगा तो उसमें चिपचिपा पदार्थ भी मिलता है जो शुक्राशय मिलाता है। ठीक है, तो बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। अब एक बार आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद अब हम आते हैं जरा दूसरे पॉइंट पे। ये चित्र अब जरा देखो, जरा ध्यान से, थोड़ा बड़ा बना हुआ है, ये चित्र थोड़ा सा बड़ा बना हुआ है। एक बार आप फिर से देख लो, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं। मेन चीज देखनी है कि यहां से शुक्राणुओं का निर्माण होगा, इसे वृषण कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है इसके अंदर, इनकी संख्या इसके अंदर कितनी होती है, तो इसकी संख्या होती है इसके अंदर दो होते हैं ये। इसके ऊपर जो ये वाली स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है इसे हम कहते हैं अधिवृषण, जो कि एक पाइप से जैसे जुड़ जाती है। इस पाइप जैसी संरचना को कहते हैं शुक्रवाहिनी। रिपीट कर रहा हूं मेरे बच्चों, फिर ये शुक्रवाहिनी घूम करके यहां जाती है, यहां पे इसको मिल जाता है क्या, शुक्राशय, और सारे शुक्राणुओं को इसके अंदर इकट्ठा कर देती है। फिर वो उसमें चिपचिपा पदार्थ मिला देता है और वो इसमें इकट्ठा रहता है। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात। फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आगे क्या हुआ, यहां पे अब ये मूत्राशय है। ये मूत्र ऊपर से एक नलिका आ रही है, जो कहां से आ रही है, जो हमारी किडनी से आ रही है, यानी कि वृक्क से आ रही है, और आके मूत्र कहां इकट्ठा हो जाएगा, इसके अंदर इकट्ठा हो जाएगा। वापस से आप देखो दोनों नलिकाएं फिर से एक जगह पे मिल रही हैं, और जहां मिल रही हैं वहां पे आगे प्रोस्टेट ग्रंथि है। प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करती है, नर हार्मोन्स को स्रावित करती है, जिसे हम लोग टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। वो हार्मोन स्रावित करती है। वो हार्मोन फिर आगे जा करके इस पाइप से जब शुक्राणु बाहर निकलते हैं तो ये आगे मिल जाते हैं, और फिर वो शुक्राणु और प्रोस्टेट ग्रंथि से निकला हुआ हार्मोन दोनों मिलके वीर्य बना देते हैं। तो आई होप यहां तक तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट होगा, और ये आराम से इतनी चीजें समझ में आ रही होंगी। अब थोड़ा और डीप में चलते हैं, और इस चित्र को जरा आप गौर से देखो। अब इस चित्र को देखोगे तो बहुत सारी चीजें जो है ना वो आपकी क्लियर होंगी। ठीक है, बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपकी क्लियर होंगी। जैसे मेरे प्यारे बच्चों देखो, यहां पे ये जो दिख रहा है ये क्या है, ये जो दिख रहा है ये क्या है, एक वृषण है। ये जो दिख रहा है ये एक दूसरा वृषण है, यानी इनकी संख्या कितनी हो गई, 2। इसके ऊपर जो ये वाली स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है ये क्या है, अधिवृषण है, और ये जो दिख रहा है ये भी क्या है, अधिवृषण। इस अधिवृषण के अंदर इतने महीन महीन से जाल होती है। कैसी जाल होती है सर, एक बार दिखाओगे क्या? ऐसी देखो, वृषण, अधिवृषण और वृषण दोनों चीजें दिखा दे रही है। इसको मैंने काट के अलग कर दिया।
इसके अंदर आप देखो कुछ जाल जैसी संरचना होती है ना, धागे की जैसी संरचना, इसी के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो इतना आपसे डीप में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने बताया। फिर क्या होगा कि यहां से शुक्राणुओं का निर्माण होगा, वो शुक्राणु का निर्माण करने में ये मदद करेंगे। कौन? अधिवृषण। ये दोनों मिलकर के शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं। फिर उसके बाद एक पाइप जैसी संरचना निकलती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग शुक्राशय बोलते हैं। ये जो शुक्रवाहिनी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? शुक्रवाहिनी, जो कि शुक्राणुओं को लेकर के क्या करेगी? जाएगी। फिर क्या होगा? यहां पे जो ये आपको दो स्ट्रक्चर ऐसे दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों पाइप, ये क्या होता है? ये होता है शुक्राशय। एक सेकेंड, ये दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है बच्चों क्या? शुक्राशय। क्लियर हो रही है इतनी बात? थोड़ा सा हमने आपको 3D में दिखाने की कोशिश करी है। फिर यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? प्रोस्टेट ग्रंथि है। और ये क्या दिख रहा है? ये है हमारा मूत्राशय, राइट। फिर वापस से आकर के यहां से हमारे शरीर से बाहर वापस निकल जाएंगे। तो एक ये हमने आपको पूरी प्रक्रिया बताई, एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। अब एक बार मुझे आप जल्दी से चैट सेक्शन में फायर इमोजी के साथ बता दो कि सर क्या बेटा क्या आपको समझ में आया? क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि यहां तक क्लियर है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों को। जल्दी से, फटाफट से। एक बार फटाफट से बता दो, यहां तक क्लियर है सभी को? सर जी शुक्राणु क्या होता है बेटा? जैसे शुक्राणु क्या है? एक नर युग्मक है जो एक मादा युग्मक से मिलेगा। सभी को क्लियर यहां तक? फटाफट से बताएंगे, ठीक है? आगे चलें। एक बच्चा मुझे लिख रहा है कि मुझे 40 रुपये का उसने एक सुपर चैट भेजा है, और 40 रुपये का सुपर चैट लिख करके क्या बोल रहा है कि गद्दार हो तुम, 11th क्लास क्यों नहीं पढ़ाते हो? बेटा वो तो मैंने अप्रैल में ही बता दिया था कि 11th क्लास की हम मैथ ही पढ़ाएंगे, क्योंकि एक टीचर कितनी सारी चीज़ें पढ़ा सकता है। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे गद्दार कहा। और क्योंकि मुझे लगता है कि जब एक टीचर पढ़ाना कुछ समय के बाद बंद कर देता है, तो ऐसी ही चीज़ें उसके साथ ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। पर मैं आपको बता दूं, मैं अपने कार्य के प्रति ईमानदार रहना चाहता हूं। मैं वो टीचर बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता कि जो चीज़ें स्टार्ट कर दे और बीच में छोड़ दे, क्योंकि ऐसा मैंने शुरू में फेस किया है। जब मैं स्टार्टिंग स्टेट में फेस में था, जब चीज़ें मैंने स्टार्ट करी, तो मैंने जब कुछ चीज़ें स्टार्ट करी वो नहीं मैं पूरा कंप्लीट कर पाया, तो मुझे अंदर से बड़ा दुख हुआ। उसी दिन मैंने एक फाइनल डिसीजन लिया था कि मैं जो भी चीज़ स्टार्ट करूंगा उसको फाइनली ख़त्म करूंगा। इसलिए मैंने सिर्फ ये डिसाइड किया कि मैं जब तक मेरे अंदर की इच्छा नहीं जागेगी तब तक मैं 11th क्लास की सिर्फ मैथ ही पढ़ाऊंगा, राइट। सो थैंक यू सो मच ये शब्द इस्तेमाल करने के लिए हमारे लिए। चलिए आगे मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझते हैं कि वृषण क्या होता है ना। वृषण जैसा मैंने आप सभी को बताया कि भैया ये फटाफट से इसको रीड करेंगे कि शरीर में वृषण जो होता है वो उदर गुहा के बाहर लटका हुआ होता है। एक थैली जैसी संरचना होती है, पेपर में ऐसे लिखना है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? वृषण कोश कहते हैं। वृषण कोश वृषणों के तापमान को कम रखने में सहायक होता है, इसीलिए शरीर के बाहर उनको रखा जाता है ताकि तापमान कम रहे। क्योंकि शुक्राणु जनन यानी शुक्राणु के जन्म होने के लिए, शुक्राणु बनने के लिए टेम्परेचर कम होना चाहिए, राइट। उसके बाद प्रत्येक वृषण पालिका में, वृषण पालिका मतलब हमने आपको 2 ट्यूब दिखाई थी, आप देखो एक ये हो गई, जैसे आप यहां देखो एक ये और एक ये, इन दोनों में किसका निर्माण होता है? इन दोनों में किसका निर्माण होता है? इन दोनों में 1 से 3 तक की संख्या में बहुत बहुत पतली पतली नलिकाएं होती हैं, जिन्हें हम लोग शुक्रजन नलिकाएं बोलते हैं, जो अंदर जलेबी जैसी बनी हुई थी, और जिनमें शुक्राणु जनन की प्रक्रिया होती है और शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो अगर पेपर में आएगा तो मेरे प्यारे बच्चों इतना आपको लिखना पड़ेगा। आगे चलते हैं और दूसरी चीज बोलते हैं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो फटाफट से कृपया लाइक जरूर कर दो। फिर उसके बाद अगला हमारे पास है कि शुक्राणु जो होता है वो बहुत बहुत छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं। अब बेटा शुक्राणु का चित्र आप जरा ध्यान से देखो, ये चित्र आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको चित्र बनाना पड़ेगा। ये जो मैं बना रहा हूं, ठीक है, ये आपको चित्र बनाना पड़ेगा।
ये चित्र आपको बनाना पड़ेगा। इसमें मेरे प्यारे बच्चों जो ऊपर आप देख रहे हो यहां पे एक केंद्रक होता है, यहां पे क्या होता है, शुक्राणु का एक केंद्रक होता है, और ये जो यहां पर पीछे देख रहे हो ये इसकी पूंछ होती है। क्या होती है बेटा? पूंछ होती है, राइट। अब इतनी बात सभी को समझ में आ रही होगी। अब मेरे बच्चों जरा ध्यान से देखो, ये जो हमारी पूंछ होती है जिसको हम लोग अंग्रेजी भाषा में टेल बोलते हैं, और ये जो होता है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक होता है। अब ये जो केंद्रक होता है ना, यही केंद्रक मेन रोल प्ले करता है एक शिशु के जन्म में, है ना, क्योंकि ये जो केंद्रक होता है यही केंद्रक अंडाणु से मिलता है और तब जाके युग्मनज का निर्माण होता है। तो सर ये फिर पूंछ का क्या काम है? अब मुझे एक बात बता दो, अगर मैं आपसे बोलूं चिड़िया उड़ चिड़िया उड़ चिड़िया उड़, तो चिड़िया जो उड़ती है मेरे प्यारे लाल, उसमें उसकी पंखों का क्या काम होता है? अब सोचो जरा, उस चिड़िया के पास पंख ना हो तो चिड़िया उड़ पाएगी क्या? नहीं उड़ पाएगी ना। अगर मछलियों के पास पीछे वो पूंछ जैसी संरचना ना हो तो क्या मछली तैर पाएगी क्या? नहीं तैर पाएगी। इसलिए पीछे वो ऐसी संरचना बनाई जाती ताकि आसानी से वो तैर ले। तो वैसे ही इसमें जो पूंछ यहाँ पे दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये जो पूंछ आपको दिख रही है, ये पूंछ क्या करती है? इस शुक्राणु को गति प्रदान करती है। क्या करती है? इस शुक्राणु को गति प्रदान करती है। क्लियर हुआ इतनी बात? तो यदि आपसे कोई पूछ ले कि आप इस वीडियो को देख रहे हो, ये बड़ी गंभीर बात है, ध्यान से सुनिएगा। आप इस वीडियो को देख रहे हो, थोड़ी हिम्मत आपको मैं दिलाता हूं, आप बहुत समय पहले एक शुक्राणु रहे होंगे। सिर्फ आप एक शुक्राणु हैं, और वो एक शुक्राणु से आपका जन्म हुआ है। और आप जब आपका जन्म हुआ था, जब आप एक शुक्राणु के रूप में थे, सोचो उस दिन से आपको भागना है, उस दिन से आपको भागना है और सबसे पहले अंड तक पहुंचना है। सबसे पहले अंड तक पहुंचना है और अंड को चीर करके अंड को चीर करके युग्मनज का निर्माण करना है। और इस पूरे अंड में केवल एक ही शुक्राणु अंदर जाता है और उसी से युग्मनज का निर्माण होता है। सिर्फ एक, बाकी सारे हार जाते हैं। तो सोचो, इस जिंदगी की रेस में भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही होता है कि हमें भागना है, और जब तक हम अपनी मंजिल पे नहीं पहुंचेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे बेटा। इस तरीके से आपको YouTube पे कोई बायोलॉजी नहीं एक्सप्लेन करने वाला है, क्योंकि इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन सब चीजों में इंसान थोड़ा शर्म महसूस करता है, पर मैं नहीं महसूस करता। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे बच्चे को सही जानकारी होनी चाहिए। ठीक, तो सोचो जब हम शुक्राणु के रूप में थे, हाँ हम भी और आप भी, सब लोग, तो तब से हमें भगाया जा रहा है, तब से हम भाग रहे हैं। क्लियर? समझ में आ गई बात? चलिए आगे चलते हैं। तो यहां तक तो क्लियर हो गया होगा आपको। और ये चीज हमने बताई कि शुक्राणु के दो भाग होते हैं। एक होता है बच्चों यहाँ पे हमारे पास केंद्रक बीच में होता है, और उसके बाद ये जो होती है, ये क्या होती है? कोशिका होती है ऊपर, है ना। तो दो भाग होते हैं, एक होता है मुख्य कोशिका, उसके अंदर केंद्रक, और उसके बाद पूंछ होती है। समझ गए? और जो ये पूंछ होती है, ये मादा जनन अंगों तक के अंडाणुओं तक पहुंचाने में मदद करती है। वो आगे हम एक्सप्लेन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हमने वृषण समझ लिया, अब हम समझते हैं कि अधिवृषण क्या होता है। जैसे मैंने आपको समझाया था कि अधिवृषण जो वृषण के ऊपर होती है, पतली जैसी पाइप जैसी, जैसे मान लीजिए कि ये क्या हो गए? वृषण। फिर इन वृषण के ऊपर यहां पे ऐसे इस तरीके की संरचना होती है, इसके ऊपर, है ना, ऐसी संरचना होती है। तो ये जो छत्ते जैसी ये संरचना दिखाई दे रही है, इसको अधिवृषण बोलते हैं। तो यह लगभग 6 मीटर लंबी और बहुत महीन और उलझी हुई संरचना होती है, बहुत उलझी हुई, ऐसे 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 ऐसे। यानी कि मान लीजिए कि ये वृषण हो गया, तो इसके ऊपर एक पतली जैसी ये संरचना होती है, उलझी हुई। इसको क्या बोलते हैं? अधिवृषण बोलते हैं। जो वृषण के पीछे के हिस्से में कोमा के आकार की होती है। जैसे कोमा मतलब ये वृषण है और इसके ऊपर ऐसी होती है। क्लियर? समझ में आ रही इतनी बात? अच्छा, अधिवृषण हो गया। फिर क्या होता है? दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों, क्या? सहायक स्खलन नलिका। स्खलन नलिका क्या करती है? ये दो नलिकाएं होती हैं, ये दो नलिकाएं होती हैं, और शुक्र वाहिकाओं और शुक्राशय के मिलने के स्थान से शुरू होकर के प्रोस्टेट या पुरुष ग्रंथि से होते हुए मूत्र मार्ग तक फैली होती हैं। जैसे मैंने आपको इस चित्र में समझाया था। ये देखो, दो नलिकाएं, एक नलिका ये हो गई
और एक नलिका ये हो गई, बाद में यहाँ पे मिलकर के एक ही बन जा रही है। क्लियर, समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? तो ये बताने की कोशिश हो रही कि भैया इधर दो नलिकाएं होती हैं। अब उसके बाद अगला जो है ना वो है शुक्रवाहिनी। अब शुक्रवाहिनी के नाम से ही पता चल रहा है कि शुक्रवाहिनी यानी मतलब जो शुक्राणुओं को लेकर के जाएगी। अब ये कहां से लेकर के जाएगी? अधिवृषण से लेकर के शुरू होती है और कहां तक जाती है? शुक्राशय तक जाती है। तो यह एक मोटी मांसपेशी युक्त नलिका होती है जो लगभग 30 मीटर लंबी होती है, बहुत लंबी होती है। इसका एक सिरा अधिवृषण से जुड़ा होता है और दूसरा सिरा शुक्राशय से जुड़ा होता है, जो आगे चल के इस खलल नलिका में बदल जाता है। फिर अगला जो है ना वो है मूत्र मार्ग। अब मूत्र मार्ग क्या होता है? मूत्र मार्ग जो मूत्र को लेकर के जाएगी आगे, है ना। तो ये 18 से 20 सेंटीमीटर लंबी मांसयुक्त एक नलिका होती है और जो कहां से शुरू होती है? मूत्राशय से बाह्य मूत्राशय छिद्र तक फैली होती है। जैसे अगर हम चित्र में देखें, मेरे प्यारे बच्चों चित्र में देखें तो ये देखो, यहां पे मूत्राशय है, ये ऊपर से नलिका आ रही है हमारी वृक्क से और यहां से मूत्राशय शुरू हो गया, यानी ये मूत्राशय से शुरू हुई हमारी मूत्र नलिका और बाहर आगे तक जा रही है जहां तक मूत्र बाहर निकलता है। ठीक, तो आई होप यहां तक समझ में आई होगी इतनी चीज। अभी सोचो जब हम ये सब चीजें इतना डीप में एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आगे अभी मादा जनन तंत्र पढ़ना है, जनन स्वास्थ्य पढ़ना है, बहुत सारी बीमारियों के बारे में बहुत सारी चीजों को डिस्कस करना है। फिर आता है हमारे पास शुक्राशय। शुक्राशय क्या होता है? ये शुक्राणु के भंडारण के लिए एक थैलीनुमा संरचना होती है और शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि के स्राव के साथ शुक्राणुओं के मिलने पर वीर्य बनता है। यही चीज तो मैंने बताई थी। मैंने क्या बताया था कि शुक्राणु मिलते हैं और प्रोस्टेट ग्रंथि से जो स्रावित होते हैं हार्मोन्स, वो हार्मोन मिलकर के क्या बना देते हैं? वो वीर्य बना देते हैं, जिसे हम सीमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीमन बोलते हैं। ठीक, शुक्राशय समझ में आया। फिर उसके बाद आता है लिंग या फिर शिश्न। सभी को पता है कि एक मांसपेशी अंग है और जो मूत्रोजनन प्रक्रिया में सहायक है, यानी इससे मूत्र बाहर निकलता है। तो क्या यहां तक समझ में आ गया? एक बार फटाफट से जल्दी से बता दीजिएगा। ठीक है, जल्दी से एक बार फटाफट से बता दीजिए। यहां तक समझ में आ गया? एक बार जल्दी से आप लोग बता दें। और कृपया बातें ना करें भाई, ये टोटल थ्योरेटिकल चैप्टर है तो बातें ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा मेरे प्यारे बच्चों। आगे चलें। अब आता है हमारे पास नर हार्मोन। अब क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों? अब आता है हमारे पास नर हार्मोन्स। अच्छा, नर हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स का काम क्या होता है? अच्छा ये बताओ मुझे। हार्मोन्स का ये काम होता है कि भैया शरीर को क्या करना, अलग प्रकार से जैसे कुछ हार्मोन्स होते हैं जो किसी चीज़ को पचाने के लिए, फिर उसमें एंजाइम्स वगैरह में मिल करके सारी चीज़ें करते हैं। वैसे जो नर हार्मोन्स होते हैं ये नर में पाए जाते हैं और ये फिर किसी भी जीव की संरचना कैसी होगी, है ना, इन सब चीज़ों पे हार्मोन्स के कारण ही हमारे शरीर में, जैसे अभी आप मेरी दाढ़ी देख रहे हो तो ये हार्मोन्स के कारण ही है। लड़कियों को तो दाढ़ी नहीं निकल आती, उनको तो मूछें नहीं निकल आती, है ना, तो ये हार्मोन्स के कारण ही होते हैं। तो सबसे पहले नर हार्मोन्स बहुत सारे हैं, जिसमें से वृषण क्या करता है? बहुत सारे हार्मोन्स को स्रावित करता है, जिन्हें सामूहिक रूप से एंड्रोजन्स कहा जाता है। यानी एंड्रोजन्स, इसको हम लोग बोलते हैं नर हार्मोन। अगर आपसे कोई पूछे कि नर हार्मोन बता दो तो आप बताओगे एंड्रोजन्स। ठीक, इनमें से सबसे जो मुख्य होता है, एंड्रोजन्स में जो सबसे मुख्य होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन। ये नाम आप याद रखोगे, ये नर हार्मोन का नाम है। फिर उसके बाद यौनावस्था, यानी जब हम यंग हो जाते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये एक लड़का है और अभी मुझे नहीं पता कि इसका यौना आरंभ हो चुका है कि नहीं, है ना, ये यानी कि ये जवान हो चुका है कि नहीं, पता नहीं चलेगा। तो कैसे पता चलता है? देखो जरा ध्यान से। जब यौना अवस्था के बाद में टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है उसके स्राव के कारण शिश्न, वृषण कोष और वृषण में तेजी से वृद्धि होती है, इनका आकार बढ़ने लगता है। यानी कि इसके नर जो जनन अंग है ना, जैसे उसमें से हमारा शिश्न है, उसमें से हमारा वृषण है, वृषण कोष है, इनके आकार में तेजी से वृद्धि होती है। साथ ही साथ इनकी मूछें निकलने लगेंगी, ठीक है, इनके यहाँ पे साइड के बाल निकलने लगेंगे,
है ना, नर जनन अंग के आसपास बाल निकलने लगेंगे। तो इससे क्या पता चलता है, जैसे चेहरे पे दाढ़ी उगना, मूछ उगना, आवाज भारी होना, आवाज एकदम से बदलेगी। पहले बहुत जो बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी मीठी मीठी सी बोली होती है ना। और एक गाना भी आपने सुना होगा, हाय तेरी मिठी बोली रे करके सुना होगा, वो भी याद आ गया तो बता दिया मैंने, ताकि आप थोड़ा मुस्कुरा दो, सीरियस ना हो, कि ये कुछ कठिन टॉपिक नहीं है, बड़ा आसान टॉपिक है। ठीक है, तो आई होप यहां तक तो मुझे नहीं लगता किसी को बहुत बड़ा कोई डाउट हुआ होगा। नर हार्मोन भी हमने देख लिया। अब इन नर हार्मोन के बाद अगला जो टॉपिक हमारे पास स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है मादा जनन तंत्र। तो इस चित्र में ना समझ करके हम इसको अलग समझेंगे। यहां पर मादा जनन तंत्र, ठीक, और चित्र बना करके समझेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि चित्र इसका पूछा जाता है, नर वाले का तो भले ना पूछा जाए, पर मादा जनन तंत्र का चित्र यार जरूर पूछा जाता है, इसलिए मैं समझाऊंगा बहुत अच्छे से। तो पहले हम बात करते हैं मादा जनन तंत्र। इस मादा जनन तंत्र के चित्र को समझने से पहले आप इसको एक्चुअल में देख लो कि आखिर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। देखो, ये मादा को बीच, ये इसकी एक अनुप्रस्थ काट निकाली गई है, यानी शरीर को समझ लो यहां से काट दिया गया है। ठीक है, एक पैर अलग करके एक इसको काट दिया गया। फिर उसके बाद आप इसकी स्ट्रक्चर आपको दिखाने की कोशिश की जा रही है। अगर आप इस चित्र को ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी। जैसे, ध्यान से समझना, ये वाला जो हिस्सा आपको यहां दिखाई दे रहा है, ये मलाशय है, यानी यहां पे मल आके इकट्ठा होता है और इस रास्ते से मल जो होता है वो बाहर जाता है। फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे जो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये क्या है? ये है मेरे प्यारे बच्चों, जिसको हम गर्भाशय बोलते हैं। ठीक है, जहां पे युग्मनज, अभी आगे हम लोग सारी चीजें बात करेंगे, युग्मनज कहाँ बनता है। युग्मनज बनता है इस स्ट्रक्चर में, अभी इसके बारे में सब डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद ध्यान से समझने की कोशिश करें। फिर उसके बाद यहां पे जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये है मूत्राशय। अब आप यहां पे ध्यान से एक चीज देख लें कि ये वाला रास्ता अलग है और यहां पर ये मूत्राशय का रास्ता अलग है। राइट, अब हम लोग कुछ इनको बहुत अच्छे से और एक्सप्लेन करते हैं, हम आपको कुछ समझाने की कोशिश करते हैं चित्र बना करके। देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा तो बेहतर समझ में आएगा कैसे चित्र बनाना होता है। यहां पे इस तरीके से बनाना है, उसके बाद ऐसे बनाना है। ये जो गोल गोल बनाए हैं इनको अंडाणु बोलते हैं या अंडाशय बोलते हैं। ठीक, फिर उसके बाद यहां पे जो संरचना होती है वो ऐसे, ऐसे। ठीक है, तो अब ये जो मैंने यहां पे उंगली जैसी संरचना बना दी है, इसको बोला जाता है झल्लरी। इसको क्या बोलते हैं? झल्लरी बोलते हैं। और जो ये वाले जो संरचना दिख रही है, इसको हम लोग बोलते हैं अंडाशय। और इनकी संख्या आपने देख ली है कितनी होती है? 2 होती है, एक इधर और एक इधर। यहाँ पे जो ये पाइप जैसी ये संरचना दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं हम लोग अंडवाहिनी। अंग्रेजी भाषा में इसको हम लोग बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। इसको बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब या फेलोपियन नलिका बोला जाता है। फिर उसके बाद इधर भी आपको वही चीजें दिख रही होंगी। अब यहां पे जो ये बीच वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं क्या है? गर्भाशय। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं गर्भाशय। यहां पे जो ये रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं हम लोग योनि।
इसी रास्ते से शिश्न प्रवेश करता है। फिर उसके बाद बच्चों फिर यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये एक स्ट्रक्चर जो बनती है वो एक गुंबद जैसी इस तरीके से बनती है। ये जो गुंबद शेप में होता है इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग गर्भाशय। और ठीक है, और ये जो यहाँ पे रास्ता आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसे बोलते हैं ग्रीवा। तो ये चित्र बनाने को बोर्ड पेपर में आता है और ये चित्र आपको बोर्ड पेपर में बनाना होगा। ठीक है, बोलो यहां तक सभी को समझ में आ गया? एक बार आगे कंटिन्यू करूं मैं? ठीक है, समझ गए? एक बच्चा लिख रहा है सर मुझे बैच लेना है, मैं कौन सा बैच लूं? बेटा शक्ति नाम का कोई भी बैच ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखो चित्र मैंने बनाया, आपको समझाया अंडवाहिनी, फिर मैंने आपको फेलोपियन ट्यूब बताया, फिर मैंने आपको बताया कि भैया अंडवाहिनी और फेलोपियन ट्यूब एक ही है, अंडाशय बताया, गर्भाशय के बारे में डिस्कस किया, ग्रीवा है और योनि है। ये है हमारा मानव का मादा जनन तंत्र। राइट, ऐसे चित्र बनाना है। अब मैं आपको सारी चीजें पहले एक्सप्लेन कर देता हूं और फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूं कि आखिर क्या करना होगा हम लोगों को, इसी में एक्सप्लेन करते हैं। देखिए क्या होता है एक्चुअली, ये जो आपको यहां पे दिखाई दे रहा ना अंडाशय, इस अंडाशय के अंदर ही क्या होता है, अंडों का निर्माण होता है, या कहें कि अंड कोशिका का निर्माण होता है। अंड कोशिका इस मादा के अंडाशय से निकलने के बाद, ध्यान से सुनिएगा पूरी प्रक्रिया, यहां से निकलने के बाद धीरे धीरे जाकर के इस फेलोपियन ट्यूब में जाकर के क्या होती है, इकट्ठा होती है। और ऐसे समझो जैसे घर में दो लोग होते हैं ना, जब जेठानी और देवरानी दोनों दो लोग होती हैं, तो बोलते हैं ऐसा करना दीदी कि तुम एक टाइम का तुम खाना बना लेना, एक टाइम का हम खाना बना लेंगे। तो बिल्कुल वही होता है, देवरानी और जेठानी इधर दो लोग हैं, एक महीने में एक बार इससे अंड निकलता है और दूसरी बार इससे अंड निकलता है, एक साथ दोनों से नहीं निकलता। समझ में आ रही बात? अब आगे देखो फिर क्या होगा, यहां से अंडे निकलने के बाद इस फेलोपियन ट्यूब में रुकता है लगभग 4 से 5 दिनों तक। यहां पर रुकने के बाद अगर ये शुक्राणु इस रास्ते से पहुंचते हुए अपनी पूंछ के द्वारा गति करते हुए यहां से होते हुए इस यहां तक पहुंच जाता है और इसको बहुत हाई टेम्परेचर झेलते हुए जाना होता है, अगर ये पार करके यहां तक पहुंचेगा तो इस अंड कोशिका से और इस शुक्राणु से इस दोनों का मिलन होगा और फिर उसके बाद यहाँ पे जो प्रक्रिया बन तैयार होगी वो प्रक्रिया होगी कौन सी, निषेचन की प्रक्रिया होगी। और निषेचन की प्रक्रिया के पश्चात क्या बनके तैयार होगा, युग्मनज बनकर तैयार होगा। फिर ये युग्मनज यहाँ पे बनने के बाद वापस से आकर के यहाँ पर आएगा, इसको अनुकूल परिस्थितियां मिलेंगी तो ये फिर भ्रूण अवस्था में बनेगा और फिर यहीं पे एक जो है क्या होगा, भ्रूण अवस्था में रहेगा, एक बच्चे का जो है फिर बाद में इसी रास्ते से जन्म हो जाएगा। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस है। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि सर जी अगर इस रास्ते से फिर ये शुक्राणु ना पहुंचे तो क्या होगा? अगर इस रास्ते से यहां से शुक्राणु नहीं पहुंचेगा तो ये अंड बेचारा वहां पे बैठे बैठे इंतजार करता रहेगा, 3 से 4 दिनों तक इंतजार करेगा, फिर घड़ी देखेगा कि नहीं भाई अब समय बीत चुका है, अब हमें चलना चाहिए। तो अब यहां से जब अपने घर से निकलता है और बाद में शुक्राणु का इंतजार करता है, शुक्राणु जब वहां नहीं पहुंचता है तो करता क्या है, जैसे कोई अपने घर से निकला है किसी के इंतजार में, तो अब क्या करता है, बोलता है मेरे पास अब मरने के सिवा कुछ कोई रास्ता नहीं है, वापस मैं अपने घर जा नहीं सकता या जा नहीं सकती, और वापस में यहाँ से आने के बाद फिर इसी रास्ते से लौटते हुए और आंसू बहाते हुए मतलब रक्त के रूप में फिर शरीर से बाहर निकलता है। और इसको बोलते हैं ऋतुस्राव, इसको बोलते हैं ऋतुस्राव, जो आम बोलचाल भाषा में आप पीरियड बोलते हो इसको, ठीक है, या इसको हम लोग रजोधर्म के नाम से जानते हैं। ये सारी चीजें अभी हम लोग लिखी लिखाए पढ़ेंगे, एक एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको पूरी प्रोसेस बता दी, मैंने आपको ये बताया कि भैया अंडाशय होता है, ये जो उंगली नुमा संरचनाएं होती हैं जो अंड को पकड़े होती हैं, जकड़े होती हैं, अगर आप इस चित्र में देखो ध्यान से, ये देखो
तो यहाँ आपको दिख रहा ना, ये उंगली जैसी संरचनाएं जो इस अंड को पकड़े हुए हैं, इसी को बोलते हैं झल्लरी। ये है हमारे पास अंडाशय, और ये जो यहाँ पे ट्यूब जैसी दिख रही है स्ट्रक्चर, ये है हमारी अंडवाहिका। तो आई होप पूरा क्लियर हो गया होगा मादा जनन तंत्र। अब बोर्ड पेपर में आखिर कैसे लिखना है, क्योंकि हमारा काम सिर्फ समझाना नहीं होता, हमारा दूसरा एक और भी काम होता है कि भैया हमारे प्यारे बच्चों को बोर्ड पेपर में कैसे लिखना है ये सब चीजें भी पता हो। ठीक है, क्लियर यहां तक? आगे चलूं, फटाफट से बताओ। चलो यहां आते हैं। अब इसको देखो, ये वही स्ट्रक्चर है, लेकिन यहां कुछ और चीज आपको समझाई गई है कि उसी गर्भाशय के अंदर अब एक शिशु का निर्माण हो चुका है। एक भ्रूण जो था वो एक शिशु के रूप में धीरे धीरे करके बदल रहा है, इसके सारे अंगों का निर्माण हो रहा है। अभी हम समझेंगे कि कैसे पेट में ये जो भ्रूण अवस्था में एक हमारा शिशु होता है ना, या कहें कि भ्रूण जो होती है, कैसे इसको पोषण मिलता है, कौन सी ऐसी चीज होती है जो हमारे शरीर में पोषण देती है, ये सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सब चीजें पता होनी चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि महिलाओं की नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, कभी कभी ऑपरेट करना पड़ता है, मींस ऑपरेशन करना पड़ता है, तब क्या सिचुएशन आती है कि आखिर क्यों ऑपरेट करना पड़ता है, आखिर क्यों ऑपरेशन करना पड़ता है, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे हम लोग प्लेसेंटा और बहुत सारी चीजें बोलते हैं। तो चलिए भैया, तो आई होप यहां तक तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। बोर्ड पेपर में अगर चित्र बनाने को आएगा तो बिल्कुल ऐसे बनाओगे, नेमिंग करने के लिए आएगा तो बच्चों ऐसे नेमिंग करोगे जैसे मैंने यहाँ नेमिंग करके दिखाया है। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आया अब हमारे पास मानव मादा जनन तंत्र। तो मादा जनन तंत्र, सबसे पहली चीज हम लोगों ने क्या पढ़ी? अंडाशय। क्या पढ़ा बच्चों हम लोगों ने? अंडाशय। अंडाशय में क्या बताया कि मादा में 2 अंडाशय होते हैं और वो फेलोपियन नलिका के पास में स्थित होते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? अंडवाहिका। ठीक है, तो ये हमारी फेलोपियन ट्यूब है और ये हमारे अंडाशय हैं। फिर हमने बताया कि जो अंडाशय होते हैं ये मादा युग्मक अंडाणु को बनाते हैं, और मादा में सभी अंडाणुओं का जो प्राथमिक विकास होता है उसके जन्म से पूर्व भ्रूणी प्रवर्धन के समय ही हो जाता है। सर ये लाइन तो जरा कम समझ में आई है। ये बताने की कोशिश हो रही है कि मादा में जितने भी अंडाणु होते हैं उनका जो प्राथमिक विकास होता है, प्राथमिक विकास सर हम समझ नहीं पाए सर, सर मुझे थोड़ा और डीप में बताओ। चलिए मैं आपको एक मोमोज की दुकान पे ले चलता हूँ। कहाँ पे? मोमोज की दुकान पे ले चलता हूँ, जो दुकान रोड पे लगती है उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। वो मोमोज वाले क्या करते हैं, पहले घर से मोमोज बना करके लाते हैं और बाद में उसको फिर तल करके या फिर स्टीम करके आपको परोस देते हैं कि लो भैया खा लो। समझ गए? तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश हो रही है कि जब एक मादा किसी दूसरे मादा के, भाई एक मादा मतलब एक समझो बच्ची, मैं छोटी सी बच्ची शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, एक बच्ची अपने माँ के पेट में है, जिस समय पर वो बच्ची भ्रूण अवस्था में रही होगी अपनी माँ के पेट में, उसी समय पर उस बच्ची यानी कि जो भ्रूण अवस्था में थी उसके अंडाशयों का निर्माण हो चुका होगा, उसके अंडाणुओं का निर्माण हो चुका होगा। समझ गए? क्लियर हुई बात? फिर उनका विकास होता है, जब वो जन्म लेती है फिर यौनावस्था में आती है, फिर विकास होता है, एक टाइम पीरियड होता है 12 से 13 वर्ष का, फिर तब वो बाहर निकलेंगे शरीर से। ठीक, चलिए देखिए क्या बता रहा हूं मैं। ठीक, क्लियर हुआ? अच्छा, मादा के यौनावस्था के समय, उस मादा के यौनावस्था के समय प्रत्येक अंडोत्सर्ग यानी कि अंड निकलने का एक चक्र, जो कि एक टाइम पीरियड होता है 21 दिनों का, वो अभी हम आगे सब डिस्कस करेंगे। तो अंडोत्सर्ग चक्र का मतलब कि भैया अंडों का बाहर निकलना, फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचना, है ना। चक्र के दौरान एक अंड कोशिका से परिपक्व होकर के एक जो अंड होता है वो अंडाशय से बाहर आता है, यानी एक बार इससे निकलेगा, अब ये दूसरी बार में रेस्ट पे रहेगा 1 महीने तक, और फिर दूसरी बार इससे निकलेगा। राइट? फिर क्या हुआ कि जो झल्लरी की सहायता से, ये जो उंगली जैसी संरचना है, इनकी सहायता से अंडवाहिनी नलिका में आ जाता है। तो क्लियर है यहां तक? मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी दिक्कत हुई होगी। जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया वही सब यहां शब्दों में लिखा है। राइट? आगे चलूं? फायर इमोजी हो जाए एक बार। और मैं देख पा रहा हूं लगभग 2000 बच्चे अभी इस समय पर इस वीडियो को देख रहे हैं, यानी कि लाइव हैं 2000 बच्चे, जिसमें से मात्र 84 बच्चे ऐसे, 84 ऐसे स्टूडेंट हैं जो चैट में कुछ ना कुछ लिख रहे हैं। बाकी के पूरे जो हमारे 1916 बच्चे हैं वो अभी भी
इस वीडियो को ध्यान से सुन रहे हैं, कॉपी पे लिख रहे हैं, और मैं उन सारे बच्चों को भाई सैल्यूट करता हूं कि तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है और आप ही टॉपर बनोगे। ठीक है, अब फायर इमोजी शुरू हो गई है। चलिए, अंडाशय के बाद आती है अंडवाहिनी, अंडवाहिनी नलिका। इस अंडवाहिनी नलिका को हम लोग कौन सी नलिका भी बोलते हैं भैया? इसको हम लोग फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, तो ये चीज आप भी याद रखिएगा, फेलोपियन नलिका बोलते हैं। अच्छा, एक बात बता दो, ये फेलोपियन नलिका क्या है? ये फेलोपियन नलिका क्या है अभी मैं समझाता हूं। जैसे मान लो ये आपका घर है, ये आपका घर है, मान लीजिए मैं शिवम सर हूं, ये मेरा घर है। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा, ये शिवम सर का घर है। शिवम सर अपने घर से निकले और एक गली में खड़े हैं। गली में शिवम सर क्या कर रहे हैं? गली में शिवम सर इंतजार कर रहे हैं। किसका इंतजार कर रहे हैं शिवम सर? गली में शिवम सर किसका इंतजार कर रहे हैं? शिवम सर अपनी पत्नी का इंतजार कर रहे हैं कि काश मेरी पत्नी मेरी इस गली में हमसे मिलने के लिए आएगी। यानी मैं अपने घर से निकला हूं और उस स्कूल वाली गली में खड़ा हूं, जो गली हमारे घर के पास थोड़ा सा पड़ती है, और वेट कर रहा हूं मैं, कार लिए हुए खड़ा हूं मैं कि काश वो आएगी, हमसे मिलेगी। तो अब ये जो गली है जहां पे मैं इंतजार कर रहा था, ये क्या है? ये गली है हमारी ट्यूब। कौन सी ट्यूब? यानी अंडवाहिनी। और इसी में क्या करता है, ये जो अंडाणु होता है यहां पे आके इंतजार करता है। किसका इंतजार करता है? शुक्राणुओं का। क्लियर हुई यहां तक? आराम से क्लियर हो रही होगी बात ये। और जब यहां पे शुक्राणु नहीं आता है तो ये गुस्सा होकर इसी रास्ते से बाहर अंड टूट करके बाहर निकल जाता है। समझ गए? क्लियर हुआ यहां तक? तो आराम से इतनी बात समझ में आ गई होगी, मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी दिक्कत होगी। ठीक है ना? तो अब ये जो हमारी अंडवाहिका होती है ये क्या करती है? ये क्या, कौन सी जगह है जहां शुक्राणु अंडाणु से मिलता है? यानी कि प्रथम मिलन, पहला मिलन कहां पे हुआ? अंडवाहिका में हुआ या अंडवाहिनी नलिका में हुआ। समझ गए? तो याद रहेगा पहली बार कहां मिले थे हम? अंडवाहिनी में, है ना? सो गर्भाशय के ऊपर की ओर दोनों ओर एक एक नलिका निकलती है जिसे अंडवाहिका बोलते हैं। जो अंडवाहिनी नलिका होती है या जो फेलोपियन ट्यूब होती है, ये उंगलियों जैसी संरचना में आगे बदल जाती है। ये देखो, जिसे झल्लरी कहा जाता है। तो ये जो दिख रहा है ना, इसे क्या कहा जाता है? इसे झल्लरी कहा जाता है। तो आई होप इतनी बात समझ में आ गई। और अंड का निषेचन अंडवाहिनी में होता है। दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अंड का निषेचन कहाँ होता है? अंडवाहिनी में होता है। और इसको आप नोट रखोगे कि अंड का निषेचन मतलब, अंड का निषेचन का मतलब बेटा जहां पे शुक्राणु अंडाणु से मिले, है ना? अंड का निषेचन यानी कि यहीं पे क्या बनता है? युग्मनज बनता है। तो पूछा जा सकता है कि युग्मनज कहां बनता है? तो याद रहेगा भैया अंडवाहिनी में बनता है। एक छोटे छोटे से पॉइंट हैं, ये पॉइंट आपको बहुत रुलाएंगे। जब आप बोर्ड पेपर में जाओगे तो आपको दिक्कत होगी। आपसे पूछा जाएगा बताइए कहां है? जिसने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा उसको कहां से समझ में आएगा? जिसने कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं होगा उसको कहां से समझ में आएगा? बोलो, है ना? समझ गए? सर क्लास रुक रही है। नहीं भाई, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, क्लास तो प्रॉपर चल रही है। अब आता है हमारे पास गर्भाशय। अच्छा, गर्भाशय क्या होता है? अभी मैंने बताया था कि जो गर्भाशय होता है वो भैया क्या होता है? गुंबद जैसा होता है भैया। ये देखो, ये गुंबद जैसा ही तो है, ऐसे उठा हुआ, फिर उसके बाद यहां से ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे होता है। इसे क्या बोलते हैं? गर्भाशय। ये जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे, इसे बोलते हैं गर्भाशय। ये एक नाशपाती जैसा दिख रहा है ना, नाशपाती, नाशपाती पियर। ये एक नाशपाती के आकार का एक खोखला और पेशी संरचना होती है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ध्यान से सुन लेना। पेशी संरचना होती है और इसमें आपको शर्म की कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि इन सब चीजों के बारे में अगर जानकारी नहीं होगी तो आप एजुकेट नहीं हो पाओगे, और जब आप एजुकेट नहीं हो पाओगे तो आप किसी हॉस्पिटल जाओगे, आप कहीं जाओगे, आपको कोई बीमारी होगी, आप कैसे शेयर करोगे? लड़कों को भी पता होना चाहिए, लड़कियों को भी पता होना चाहिए। लड़कों को इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि मान लीजिए आगे चल के आपको डॉक्टर बनना है तो आपके काम आएगी कि नहीं आएगी ये चीज, है ना? तो नाशपाती के आकार का एक खोखला और पेशी संरचना होता है। निषेचन के बाद जो भ्रूण बनता है, जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे निषेचन हो जाएगा, फिर भ्रूण बन के यहीं पे आएगा। समझ गए?
आ रही है मेरी बात समझे? यानी शुक्राणु अंडाणु से जब मिलेगा तो भ्रूण बनेगी, फिर उसके बाद वो यहाँ आएगा। तो भ्रूणी प्रवर्धन, भ्रूणी प्रवर्धन का मतलब कि भैया अब भ्रूण बन गई है, उसका लालन पालन कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है, जिसके बाद में एक नवजात शिशु के रूप में विकसित हो जाता है। यहाँ पे एक नवजात शिशु जो है वो बन जाता है, जिसका जन्म अभी होने वाला है तुरंत। गर्भाशय की जो दीवारें होती हैं बढ़ने वाले भ्रूण को सुरक्षा और पोषण प्रदान करती हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये जो गर्भाशय की दीवारें होती हैं ये भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करती हैं और ये पोषण प्रदान करती हैं। ठीक, फिर आगे देखिए, गर्भाशय के संरचना के 3 भाग हैं। अब ये 3 भाग कौन कौन से हैं समझने की कोशिश करते हैं। 3 भाग कौन से हैं? सबसे पहले गर्भाशयी गुहा, गुहा मतलब गुफा समझो कि भैया ये जो आपको दिखाई दे रहा है कैविटी अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं इसको, ये गर्भाशयी गुहा। तो सबसे मुख्य भाग होता है गर्भाशयी गुहा, गुहा का मतलब ये जो आपको दिखाई दे रहा है। फिर होता है गर्भाशयी बुध्न, ये गुंबदनुमा जो ये संरचना दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं गर्भाशयी बुध्न। क्लियर? फिर आता है गर्भाशयी ग्रीवा, जो ये नीचे का हिस्सा दिखाई दे रहा है ये हो गया ग्रीवा। यानी आपने इसके 3 भाग देखे, कौन कौन से? नाम बताता हूं, नाम बताता हूं। देखो ये आ गया भैया गर्भाशय बुध्न, है ना, ऊपर गुंबद जैसी संरचना। फिर बीच में आ गया गर्भाशय और फिर आ गई यहां से ग्रीवा। ये ग्रीवा का आकार घटता बढ़ता रहता है क्योंकि यहीं से एक बच्चे का जन्म होने वाला है। राइट, समझ गए? आगे चलूं, अब आता है हमारे पास योनि। अब योनि क्या है? इस गर्भाशय में ये जो ग्रीवा आपको दिख रही है, ग्रीवा के बाद जो आगे की स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है ये क्या है? इसको हम लोग योनि बोलते हैं। तो गर्भाशय ग्रीवा का मुख जाके कहाँ खुलता है? इस योनि में खुलता है। योनि क्या होती है? एक पेशी नलिकाकार अंग होती है या अंग है जो शुक्राणुओं के लिए एक मार्ग जो है देती है, यानी यहीं से शुक्राणु एंट्री करेगा और बच्चे के जन्म के समय ये एक नलिका का काम करती है क्योंकि एक बच्चे का जन्म यहीं से होता है। समझ गए? आराम से क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद आता है हमारे पास भग। अब भग मैं रीड करके नहीं पढ़ाऊंगा, आप आराम से रीड कर लेना इसको, मैं समझाता हूं कि जो हमारी पूरा का पूरा नर जनन तंत्र होता है उसके बाहर का आगे का हिस्सा जो भी आपको दिखाई देता है, जो भी आपको अभी तक जितना पढ़ा वो सब चीजें आपको दिखाई नहीं देती, वो सब चीजें अंदर होती हैं, पर ऊपर से जो भी चीजें आपको दिखाई देती हैं उनको हम लोग भग बोलते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? उनको हम लोग क्या बोलते हैं? भग बोलते हैं। एक बार इसको आप पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब भग के बाद अब हम लोग सीधे चलते हैं, 2 इंपॉर्टेंट और पॉइंट होंगे जो कि है क्या? सहायक ग्रंथियां और हार्मोन। सहायक ग्रंथियां और हार्मोन, अब ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये 2024 में आई हुई है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये 2024 में आए हैं। बोलो क्लियर किया जाए? एक बार जल्दी जल्दी से बता दो, स्टार्ट करें पढ़ाना इसको। देखो 2 ग्रंथियां होती हैं। पहली जो होती है उसको बोलते हैं बार्थोलिन ग्रंथि। ये क्या करती है? ये जो योनि के दोनों द्वार होता है, जैसे आपको यहाँ पे योनि का द्वार ये दिख रहा है ना, ये दोनों तरफ यहीं पे स्थित होती है और ये एक चिपचिपे तरल को स्रावित करती हैं। क्या करती हैं? एक चिपचिपे तरल पदार्थ को स्रावित करती हैं। यानी ये जो बार्थोलिन ग्रंथि है इसका मतलब क्या होता है? यहां से ये एक तरल पदार्थ को स्रावित करेंगे। अब ये तरल पदार्थ, जैसे मान लीजिए एक बच्चे का जन्म होगा, तो बच्चे का जब जन्म होगा तो ये तरल पदार्थ क्या करेगा? यहाँ पे चिकनाहट लेकर के आएगा, जिससे आराम से आसानी से एक बच्चे का जन्म हो पाएगा। यानी प्रसव के समय पर योनि मार्ग में चिकनाहट बनाए रखेगा और साथ ही साथ ड्यूरिंग सेक्स भी ये हमें ये चिकनाहट बनाए रखेगा। फिर आता है दूसरा पॉइंट जो कि होता है डिंब ग्रंथि। डिंब ग्रंथि क्या होती है? ये 2 ग्रंथियां होती हैं। ये जो क्या होती है? गर्भाशय के दोनों ओर में अंडवाहिनी नलिका के नीचे और पीछे स्थित होती हैं। इनकी बात हो रही है, डिंब। और डिंब जो होती है ना, डिंब का मतलब होता है अंड। अगर जहां पर डिंब शब्द हो वहां पे अंड समझना। अंड ग्रंथि ये क्या करती हैं? इसमें से 2 हार्मोन निकलते हैं, एस्ट्रोजन्स और प्रोजेस्टेरोन।
प्रोजेस्टेरॉन। ये जो प्रोजेस्टेरॉन है और जो हमारे पास एस्ट्रोजन है, ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं, ये आगे जाते हैं और फिर उसके बाद ये जो नर हार्मोन है फिर उससे मिलने का काम होता है, फिर उसके बाद तब जाके एक भ्रूण का निर्माण होता है। तो आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। आगे चलते हैं और अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर बताइए कि निषेचन क्या होता है। निषेचन में जैसे मैंने आप सभी को शुरू में ही बताया था कि जब शुक्राणु जो नर युग्मक होता है और जब अंडाणु आपस में मिलते हैं तो उनकी प्रक्रिया के बाद उस प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं। और इसमें बनता क्या है, इसमें बनता है युग्मनज। इसमें क्या बनता है, युग्मनज। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक ऐसी बात अभी मैं आपको बताने वाला हूं जिसको सुनने के बाद आपके कान खड़े हो जाएंगे। सोचेंगे आप कि भाई इतना दर्द होता है जब एक भ्रूण अवस्था में हमारे मादा के शरीर के अंदर एक बच्चा रहता है तो कितनी तकलीफ होती है, वो मैं आपको शेयर करूंगा। अभी देखो ध्यान से, निषेचन की बात करते हैं। निषेचन ये क्रिया कहाँ होती है, ये अंडवाहिनी में होती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। मैथुन की क्रिया के बाद शुक्राणु और योनि मार्ग में स्थापित हो जाते हैं। यानी ये जो शुक्राणु होते हैं ये योनि मार्ग में क्या हो जाते हैं, स्थापित हो जाते हैं। फिर वहां से ऊपर की ओर बढ़ते हैं, जैसा कि इस चित्र में देखो, इस चित्र में यहां पे ये आके स्थापित हो जाएंगे शुक्राणु। फिर ये ऊपर की तरफ बढ़ेंगे और ये एक हाई टेम्परेचर से गुजरने के बाद तब जाके कहीं पर कहां पहुंचते हैं, तब जाके मेरे प्यारे बच्चों पहुंचते हैं कहां पर, अंडवाहिनी तक। फिर वहां पे उनका क्या होता है, निषेचन होता है। तो कहां तक पहुंचते हैं, अंडवाहिका तक पहुंचते हैं। अंडाणु और शुक्राणु युग्मनज का निर्माण कर देते हैं। इस क्रिया में नर युग्मक का केवल केंद्रक भाग लेता है। यह बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हाईलाइट कर लेना कि केवल नर युग्मक का क्या भाग लेता है, केंद्रक। यानी ये जो आपको यहां पे अंडाशय दिख रहा है, जब ये जो अंडाणु आपको दिख रहा है, अंड आपको दिख रहा है, जब ये हमारा शुक्राणु एंट्री करेगा तो इसका जो केंद्रक होगा वही केवल भाग लेगा निषेचन की प्रक्रिया में, बाकी सब व्यर्थ, बाकी उसको गति प्रदान करते हैं। जबकि मादा युग्मक पूरा का पूरा भाग ले लेता है। ठीक, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लो निषेचन की प्रक्रिया हो गई, जैसे इस चित्र को ध्यान से देखो। मान लीजिए कि निषेचन की प्रक्रिया हो गई। अब आपको एक जानकारी होनी चाहिए कि जो निषेचन की प्रक्रिया होती है तो ये जो हमारा एक शिशु है जो गर्भाशय के अंदर है, ये एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर होता है। एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर होता है, और इसी के अंदर क्या है, ये शिशु है। समझने की कोशिश करें। इसको जो पोषण मिलता है तो इसी स्ट्रक्चर के ऊपर एक छत्तर जैसा संरचना होती है, ऐसे ऐसे जो कवच जैसी होती है। इसी को हम प्लेसेंटा बोलते हैं, या हिंदी भाषा में जरायु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जरायु, या अंग्रेजी भाषा में प्लेसेंटा बोलते हैं। अब ये जो जरायु होती है या जो प्लेसेंटा होता है, इसी से बच्चे को पोषण मिलता है। जब ये प्लेसेंटा, मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, अभी यहां पे है, इमेजिन करिए कि अभी यहां पे है। अब चूंकि ये मूवमेंट होता रहता है बॉल का, तो ये जो प्लेसेंटा कभी कभी क्या होता है, ये प्लेसेंटा यहां पे आके फंस जाता है। अब ये मूवमेंट जो है ना, अगर नहीं बच्चा कर रहा है तो ये प्लेसेंटा यहीं पे फंसा रहेगा। अब क्या होगा, अब ये बच्चा कैसे इस रास्ते से बाहर आएगा। तो अब आप समझ गए कि ये एक बड़ी क्या है, बड़ी गंभीर सिचुएशन है। इस सिचुएशन में ऑपरेट करना पड़ता है। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। आगे ये सब चीजें आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं। ठीक, तो हमने क्या बताया कि जब निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है तो अंड या युग्मनज, निषेचित अंड जिसे हम युग्मनज बोलते हैं, वो जाके गर्भाशय में स्थापित हो जाता है और फिर उसके बाद गर्भधान हो जाता है, अर्थात गर्भधारण हो चुका होता है। भ्रूण, अब भ्रूण का निर्माण होगा युग्मनज के बाद। भ्रूण को मां के रुधिर से पोषण मिलता रहेगा।
लेकिन इसके लिए एक विशेष प्रकार की संरचना होती है जो कि इस गर्भाशय के अंदर होती है, जिसको हम जरायु या गर्भनाल बोलते हैं। और हमारे शरीर में वो कहाँ से होती है? तो जो यहाँ पे हमारे पास एक ये यहाँ पे स्ट्रक्चर होती है हमारे शरीर में, यहाँ पे आप सभी लोग जानते हो, यहाँ पे यहीं से वो कनेक्ट होती है, यहीं से ये पाइप जैसी कनेक्ट होती है संरचना, आपको पता है। फिर उसके बाद या इसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। जो युग्मनज होता है वो गर्भ में 9 माह तक रहता है और बड़ा होता रहता है, ठीक। और उसके बाद गर्भाशय की पेशियों के लयबद्ध संकुचन से एक शिशु का निर्माण होता है। लयबद्ध संकुचन का मतलब धीरे धीरे करके गर्भाशय जो योनि है और उसके बाद फिर ग्रीवा है फैलेगी, तब एक बच्चे का जन्म होगा। तो एक ये पूरी प्रक्रिया हुई। अब हम लोग समझेंगे कि अगर सर्जी निषेचन ना हो तब क्या होगा। अभी तो निषेचन हो गया, एक बच्चे का जन्म हो गया। अब सर जी ये बताइए कि अगर सर निषेचन ही ना हो तो क्या होगा। एक बार फटाफट से यहां तक बता दो, मैं थोड़ा सा मुंह में पानी डाल लूं, फिर मैं आगे चलूं। अब मैं आगे डिस्कस करूंगा कि यदि सर जी निषेचन ही ना हो तो क्या होगा। बोलो, यहां तक सभी को समझ में आ गया? भाई अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आपका फर्ज बनता है कि आप इसको फटाफट से कम एक बार लाइक एंड शेयर तो कर दो मेरे लाल। हाँ, अगर लाइक एंड शेयर नहीं करोगे तो काम कैसे चलेगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है। हाँ जी, आ रहा है समझ में? एक बार फटाफट से बता दो। ये लाइव चैट मुझे बंद करना पड़ेगा भाई। एक बार जल्दी से बताएं। क्लियर? आगे चलूं? यस, गुड इवनिंग। बहुत सारे बच्चों की संख्या है जैसा कि मैं देख पा रहा हूं। चलें एक बार फायर इमोजी हो जाए। सर जी अपरा क्या होता है बेटा? यही अपरा को यही बोलते हैं, अपरा जो जरायु होता है ये प्लेसेंटा। चलें, ओके आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक। अब ये जरा ध्यान से देखो। अब हमारे पास एक बड़ा प्रश्न है जो बोर्ड पेपर में आता है और ये 2022 में आया हुआ है, 2023 में आया हुआ है, 2024 में आया हुआ है। सर जी क्या होगा यदि किसी भी अंड का निषेचन ना हो? अंड का निषेचन नहीं हो इसका मतलब कि एक शुक्राणु एक अंडाणु से ना मिले। अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि अगर अंड का निषेचन नहीं होगा तो जो अंड है जो हमारी फेलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिका में जाकर के बैठा हुआ है वो गुस्सा जाएगा और फिर उसके बाद टूट करके बिखर करके बाहर निकलेगा। कौन से रास्ते से? योनि मार्ग से होते हुए बाहर निकलेगा। बस इतनी सी बात लिखनी है कि यदि अंड का निषेचन नहीं होगा तो वो क्या करेगा? वो टूट करके योनि मार्ग से रक्त के रूप में बाहर निकल आएगा। परंतु इतना लिखने के पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। मेन बात तो यही है कि अंड का निषेचन नहीं होगा तो वो रक्त के रूप में बाहर निकलेगा। परंतु सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भैया पूरा लिखना है हमें। 4 नंबर का प्रश्न आएगा तो चलिए भैया पूरा कैसे लिखा जाएगा फिर, इसके लिए मुझे समझाना पड़ेगा और बहुत सारी चीजें हैं। इसी पॉइंट के अंदर एक और हेडिंग है जिसका नाम है ऋतुस्राव चक्र। अब ये भी पूछा जा सकता है कि ऋतुस्राव चक्र क्या होता है और फिर पूछ लिया जाए कि यदि अंड का निषेचन नहीं हो तो क्या होगा। तो सभी को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि एक स्त्री का जो प्रजनन काल होता है वो 14 से 16 वर्ष की उम्र से शुरू हो जाता है। यानी इस उम्र में किसी भी लड़की में या किसी भी मादा में क्या होने लगेगा? अंड जो होंगे वो फेलोपियन ट्यूब तक आने लगेंगे, या कहें कि ऋतुस्राव चक्र स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, समझने की कोशिश करें। तो कितनी उम्र में बेटा? 14 से 16 वर्ष की उम्र में, जो लगभग 40 से 50 वर्ष की उम्र तक चलता रहता है। यानी इस समय तक कोई भी स्त्री क्या मां बन सकती है। क्लियर? क्योंकि इसके लिए फेलोपियन ट्यूब से अंड का निकलना जरूरी है।
ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, कोई 50 के ऊपर भी जा सकता है, पर ऑन एवरेज बता रहे हैं, यदि कोई बीमारी नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है तो। इस प्रजनन काल में अगर गर्भावस्था को छोड़ दिया जाए, यानी कि जब गर्भावस्था होती है, जब अंड का निषेचन हो चुका होता है, उसके बाद भ्रूण हमारे मादा के गर्भाशय में है, उस समय पर पीरियड्स नहीं होंगे, मतलब कि इस समय पर अंड जो होगा वो और बन के नहीं बाहर आएगा। ठीक, तो इस प्रजनन काल में गर्भावस्था को छोड़ दिया जाए तो 26 से 28 दिनों के अंतराल में गर्भाशय से रक्त और इसकी आंतरिक दीवार से श्लेष्म में यानी चिपचिपा पदार्थ जिसे म्यूकस बोलते हैं वो स्रावित होता रहता है। और ये लगभग कितने दिनों तक चलता रहता है? 3 से 4 दिनों तक चलता रहता है। और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? मासिक धर्म, या हम लोग ऋतुस्राव या रजोधर्म बोलते हैं। यानी इसमें इतना लिखा हुआ है कि कोई भी एक मादा जो है, मैं नर मादा की बात कर रहा हूं, मतलब मैं मादा की बात कर रहा हूं मनुष्यों में, तो वो क्या है 14 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष तक स्टार्ट हो जाता है कि उसमें अंड का निर्माण होने लगेगा और बाहर अंडे निकलने लगेंगे। फिर उसके बाद वो 40 से 50 वर्ष तक चलता रहता है। और ये ऋतुस्राव हर महीने होता रहता है, 28 दिनों का अंतराल में होता है ऐसा। लेकिन अगर इसी पीरियड में ये शुक्राणु अंड से मिल जाए और निषेचन की प्रक्रिया हो जाए तो फिर गर्भधारण हो जाएगा और फिर वो अंड जो होगा वो टूटकर बाहर नहीं निकलेगा। राइट, इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे जरा इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर ऋतुस्राव प्रारंभ हो जाए और 14 दिनों के बाद में अंडोत्सर्ग हो जाएगा, यानी कि एक बार ऋतुस्राव प्रारंभ हुआ, ऋतुस्राव प्रारंभ होने के 14 दिनों के बाद दोबारा एक अंड बाहर निकलेगा। एक बार ऋतुस्राव हो गया, इमेजिन करिए कि आज 1 तारीख है और आज ऋतुस्राव हुआ है। इसके 14 दिनों के बाद यानी कि लगभग 15 तारीख को दोबारा अंड बनेगा और वो फेलोपियन ट्यूब में आएगा। अंडाशय से बारी बारी से एक अंड निकलेगा। कुछ समय के बाद ये अंडाणु अंडवाहिनी में पहुंच जाएगा। अब मान लीजिए कि 15 तारीख को पहुंचा, तो ये 15 तारीख को अंड निकला, फिर उसके बाद ये 15 से 19 तारीख तक, है ना, जैसे लिखा ना 15वें से 19वें दिन तक इसी में रहेगा। फिर अब 19वें दिन के बाद ये इंतजार इसका खत्म हो जाएगा, शुक्राणु इसको नहीं मिलेगा, फिर उसके बाद ये स्रावित हो जाएगा। अब मान लीजिए 19वें दिन हुआ तो लगभग 6 से 7 दिनों तक रहेगा, कुल मिला के जोड़ जाड़ के 28 दिन तक निकल आएंगे, है ना। तो यदि शुक्राणु के द्वारा निषेचन नहीं होता है इस पीरियड में, जब वो अंडवाहिनी में रहता है, तो फिर क्या होगा कि ये जो अंड होता है वो रक्त के रूप में आ जाएगा, टूट जाएगा और योनि मार्ग से फिर शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो ये एक प्रक्रिया होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर हुआ? एक बार फटाफट से बता दो, एक बार जल्दी जल्दी से बता दो। यहां तक समझ में आ गया ना बच्चों? आगे चलूं? ठीक, क्लियर? सभी को क्लियर हो रहा है ना? चलिए आगे देखिए। अब हमारे पास यहां से एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो कि है यौना आरंभ। अब ये यौना आरंभ क्या होता है इसे समझते हैं। यौना आरंभ का मतलब कि भैया कैसे पता चलता है कि कोई व्यक्ति जो है ना वो यंग हो चुका है, यानी कि अब उसमें वो नर जनन तंत्र के जो जनन तंत्र है, और या कहें कि जो नर जनन अंग है वो विकसित हो गया। कैसे पता चलेगा? बाहरी चीजों को देख करके कैसे पता चलेगा? तो पहले अंदर की बात करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मनुष्यों में परिवर्तन का वह काल जब नर में शुक्राणु बनने लगे और मादा में अंडाणु बनने लगे, अगर ऐसा होने लगेगा तो हम मान लेंगे कि भैया वो यौना अवस्था में आ चुका है। ठीक, अब हम भाई बाहर से देख करके कैसे पता चल लगेगा? तो जैसे आपके चेहरे पे मुहासे आने लगते हैं, ये मूंछ निकलने लगती है, तो लड़कियों के लिए अलग, लड़कों के लिए अलग। हमारे साइड में यहाँ पे बाल आ जाते हैं, जनन अंगों के आसपास बाल आ जाते हैं। ठीक, तो अब ध्यान से सुनो, वह प्रजनन का योग बनता है, और प्रजनन का योग बनता है यानी कि अब वो प्रजनन करने के लायक है, और यौना आरंभ काल उसको हम लोग बोलते हैं। केवल मादा ही नहीं, कोई भी जंतु हो अगर, तो वो पैदा होते ही किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सकता। दे सकता है क्या? या तुरंत वो प्रजनन करने के लायक बन जाएगा? नहीं बन पाएगा। ऐसा करने के लिए उसके लिए एक क्या है, उसका बड़ा होना आवश्यक है।
यानी कि कहें कि उसका लैंगिक रूप से परिपक्व होना आवश्यक है, उसका वयस्क होना आवश्यक है, ऐसे वो जन्म नहीं दे पाएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर आपसे कोई पूछता है कि यौना आरंभ या यौनावस्था क्या होता है, तो आप सिंपल सी बात बताओगे कि प्रजनन काल, या कहें कि नर में शुक्राणु और मादा में अंडाणु का निर्माण होने लगे, तो हम बोलेंगे कि वो व्यक्ति यौनावस्था में आ चुका है। समझ गए? चलिए आगे, अगला पॉइंट क्या है? अब है यौना आरंभ में हमारे शरीर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, तो ये सब चीजें पूछी जाती हैं यौनावस्था में। तो कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो लड़के और लड़कियों में एक जैसे होते हैं। जैसे समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे साइड में जो बाल होते हैं हाथों के नीचे, ये लड़कों में भी आते हैं और लड़कियों में भी आते हैं। होता है ऐसा, जनन अंग के पास बाल लड़कियों में भी होंगे और लड़कों में भी होंगे। आवाज भारी दोनों की हो सकती है ना? और मूछें तो सिर्फ लड़कों में आती हैं। चलिए समझने की कोशिश कीजिए। किशोरों में एक समान परिवर्तन, यानी लड़का और लड़की जब दोनों में एक साथ मुंह पे मुहासे निकलते हैं और जो त्वचा होती है वो तैली होती है, यानी ऑयली त्वचा हो जाती है, ऑयली त्वचा हो जाती है। जबकि छोटे जो बच्चे होते हैं उनकी त्वचा ऑयली नहीं होती है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो, जननांगों के पास गहरे गहरे रंग के बाल जो होते हैं वो उगने लगते हैं। ठीक है, अब उसके बाद लड़कियों में क्या परिवर्तन होता है? स्तन के अंगों में वृद्धि होने लगती है और स्तनार्ग, स्तनार्ग क्या बोलेंगे, ठीक है, स्तनार्ग का रंग जो होता है वो कैसा होने लगता है? गहरा होने लगता है। क्लियर है यहां तक? यानी उनका रंग भी कैसा होने लगता है? गहरा होने लगता है, स्तन के आगे का हिस्सा जो। उसके बाद रजोधर्म यानी कि मासिक धर्म जो होता है वो शुरू हो जाता है, पर लड़कों में ऐसा कुछ नहीं है कि रजोधर्म शुरू हो या मासिक धर्म शुरू हो। उसके बाद हार्मोन का श्रावण होने लगता है, जो कि हार्मोन्स किसके द्वारा निकलते हैं? उसी, जब वो रजोधर्म होता है उसी के द्वारा निकलते हैं। लड़कों में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? लड़कों में दाढ़ी मूछें आने लगती हैं, आवाज भारी भारी होने लगती है और फटने लगती है, बहुत कर्कश जैसी आवाज हो जाती है, और शुक्राणुओं का निर्माण होने लगता है और अन्य हार्मोन जो होते हैं वो स्रावित होने लगते हैं। आई होप यहां तक इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। क्लियर? आगे चलूं? यहां तक तो समझ में आ गया होगा कि भाई क्या क्या परिवर्तन होते हैं, और ये ऐसी चीजें हैं ना जो आपको पहले से पता है, पहले से पता है, बस आपको लिखने का तरीका पता होना चाहिए कि भैया ये चीज होती है। और मुझे पता है ये सब चीजें बहुत जल्दी आपको याद हो जाएंगी। अगर मैं अभी कोई बहुत बड़ा मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कराता ना तो वो आपको याद नहीं होता, पर हाँ ये बहुत जल्दी याद हो जाएगा क्योंकि ये सब डेली लाइफ में होता रहता है ना? अब हम लोग समझते हैं कि भैया जनन स्वास्थ्य क्या होता है। और भैया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2023 का पेपर उठा करके देख लीजिए, जनन स्वास्थ्य पूछा गया है 6 नंबर का। जनन स्वास्थ्य पूछा गया है 6 नंबर का। अच्छा, जनन स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है? जनन के स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है? अब मान लीजिए कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा फनी सा, थोड़ा मुस्कुराते हैं क्योंकि बड़ी देर से हम सीरियस होके पढ़ा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक लड़का है जिसका नाम है गोलू, ना भैया दूसरा नाम लेते हैं। एक लड़का है जिसका नाम है शिवम, ना भैया। एक लड़का है जिसका नाम है भोंदू। एक लड़का है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है भोंदू। अब ये जो भोंदू है इसको जनन स्वास्थ्य यानी कि जनन से संबंधित क्या जो नॉलेज होना चाहिए भाई आपको, जैसे मैंने कहा कि आपको किसी एक चीज स्वास्थ्य के बारे में कैसे पता होगा? भाई बुखार कैसे होता है, क्या होता है, ये सब चीजें तो पता होती है, पर ये जनन स्वास्थ्य क्या होता है ना कि हमें लोग बताते नहीं हैं। माँ बाप आपको बताने से जो है कतराएंगे, आपको आसपास के लोग बताएंगे तो आपको हंसी आएगी, इसलिए ऐसी चीजों को बुक में पढ़ाया जाता है ताकि टीचर का एक फर्ज होता है कि वो बिना शर्माए आपके साथ वो चीजें शेयर कर सके, जैसे मैंने अभी किया। क्योंकि अगर मैं शर्माता तो बोर्ड पेपर में नंबर कम हो जाते। तो अब हमने क्या बोला कि भैया एक लड़का है जिसका नाम है भोंदू। अब भोंदू को ये नहीं पता है कि भैया जनन स्वास्थ्य क्या होता है। अब उसको मान लो कोई बीमारी हो जाए,
अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल भोंदू को एक बीमारी हो गई है और भोंदू को हो चुका है अब क्या, एड्स। अब भोंदू को अगर एड्स हो चुका है तो क्या भोंदू अब ये शेयर कर पाएंगे अपने माँ बाप से? क्या ये भोंदू अब समाज में इस चीज को बता पाएंगे? या भोंदू को नॉलेज होगा कि अगर एड्स होता है तो हमें इस तरीके के और जो छोटे छोटे सिम्टम्स होते हैं वो दिखाई देते हैं? क्या पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। अगर भोंदू के जहां से पॉटी वाला जो रास्ता होता है उसके आसपास छाले पड़ गए हैं, अब भोंदू को ये जानकारी नहीं है तो भोंदू क्या डॉक्टर के पास जा करके दिखा पाएंगे? उन्हें शर्म महसूस होगी। क्यों? क्योंकि भोंदू अब शर्माएंगे, भोंदू भोंदू ही बन रहेंगे। तो इसलिए जनन स्वास्थ्य हमें सामाजिक जो वातावरण है उसमें जीना सिखाता है। जनन स्वास्थ्य से हम अपने जीवन संबंधित जो जनन संबंधित बीमारियां होती हैं उनके प्रति हम पहले से जागरूक होते हैं। क्लियर हो रही इतनी बात? तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले जनन स्वास्थ्य सिर्फ हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं रखता बल्कि मानसिक, क्योंकि अगर मान लीजिए एड्स हो जाएगा, नहीं पता है हमें इसके बारे में, या मान लीजिए हमें बवासीर नाम की एक बीमारी हो गई, हम किससे बताते फिरेंगे कि हमें बीमारी हो गई? कैसे किससे बताते फिरेंगे? ठीक है, तो मानसिक और साथ ही साथ सामाजिक समृद्धि की स्थिति है। यानी जनन स्वास्थ्य क्या है? एक शारीरिक, क्योंकि अगर हो जाएगा तो शरीर तो नष्ट होगा ही होगा, समाज में भी इनकी थुथु हो जाएगी। समझिए मेरी बात, ठीक है? तो इसलिए ये सबसे क्या करती है? आपको बचाती है, आपको स्वास्थ्य के बारे में आपको जानकारी देती है। तो जनन स्वास्थ्य जीवन के सभी चरणों में प्रजनन क्रियाओं, क्षमताओं और पारंपरिक ढांचे का प्रबंधन करता है। सारी चीजें आपको नॉलेज देता है हर चीज का। यह हमारी राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है, हम जैसे टीचर्स की जिम्मेदारी है कि प्रत्येक व्यक्ति को इसकी आवश्यक जानकारी और सामान्य जागरूकता के बारे में बताया जाना चाहिए। लड़कियों को बताया जाना चाहिए कि भैया ऋतुस्राव के समय आपको ये करना है, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। क्लियर है? तो ये सब चीजें जानकारी होनी चाहिए कि भैया ऐसा होता है, नॉर्मल होता है, शर्माने की इसमें आवश्यकता नहीं है। समझ गए? अब उसके बाद जनन स्वास्थ्य अगर होता है तो इसमें क्या क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए। जैसे आपको पता है बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया से फैलती हैं, बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो वायरस से फैलती हैं। जैसे मैं अभी आपको बताऊंगा कि बैक्टीरिया से एक बीमारी फैल जाती है जिसको हम लोग बोल देते हैं गोनोरिया, सिफिलिस, है ना? और उसमें क्या होता है वायरस में, अभी मैं एचआईवी के बारे में बताऊंगा, माइकोप्लाज्मा या फिर प्रोटोजोआ, कवक के कारण बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। इनको हम लोग बोलते क्या हैं? संक्रामक रोग बोलते हैं। ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ऐसे पहुंचते हैं, हवा से, पानी से, भोजन से, स्पर्श से फैलते हैं। जैसे अब एक कोई बीमारी हो गई किसी को, अब वो बीमारी हवा से फैल रही है, पानी से फैल रही है ना, भोजन से फैल रही है, स्पर्श करने से फैल रही है। पर एक वायरस से हो रही है, जैसे कुछ जनन संबंधी होती हैं, जैसे एचआईवी वायरस, बोलते हैं छूने से फैलता है। नहीं भैया, छूने से नहीं फैलता। वही चीज मुझे सिखाने की, जैसे जब ये एचआईवी वायरस आया था तो यही हो रहा था कि भैया टीवी पे ऐड चलाए जा रहे थे कि भैया ये छूने से नहीं होता, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि छूने से हो जाएगा। ठीक, तो कैसे होता है देखो, इसी प्रकार कुछ प्रजनन से संबंधित बीमारियां होती हैं। बीमारियां संभोग सेक्स के दौरान पे होती हैं और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती हैं। इनको हम लोग बोलते क्या हैं? यौन संक्रमित बीमारियां बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? यौन संक्रमित बीमारियां बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ संक्रामक रोग क्या होते हैं, तो संक्रामक रोग ऐसे रोग जो वायरस, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, कवक, इनके कारण फैलते हैं। और जो यौन संक्रमित रोग होते हैं, जो यौन संक्रमित जो बीमारियां होती हैं, ये बीमारियां कैसे होती हैं? ये बीमारियां ड्यूरिंग सेक्स होती हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, छूने से नहीं फैलती। समझ गए? यहां तक आराम से क्लियर हो गया होगा, मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी दिक्कत होगी। जैसे मैं किसी के कपड़े पहन लूं, मान लीजिए मैं अपनी अंडरवियर किसी दूसरे को पहना दूं, मुझे बीमारी है तो उसको भी बीमारी हो जाएगी, अब फिर वो संक्रामक में आएगी। अब इन्हीं बीमारियों के बारे में पढ़ना है। चलिए, जैसे सबसे पहले आया एड्स। ये क्या होता है? ये एड्स जो होता है मानव में एक वायरस के द्वारा फैलता है।
और इसका पूरा फुल फॉर्म बोर्ड पेपर में आता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। अब इसके नाम में ही बहुत बढ़िया चीजें छुपी हैं, मैं आपको समझाता हूं। देखो अब बच्चों ध्यान से समझना, हमारे शरीर में एक फाइटर चीज होती है, हमारे रक्त में पाई जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या है, डिशुम 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 डिशुम, क्या उसका नाम है WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। ये क्या करती है, ये हमें रोग प्रतिरोधक क्षमताओं से लड़ने में मदद करती है। रोग प्रतिरोधक क्षमताओं रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है और ये हमें रोगों से लड़ने में मदद करती है ना। ये रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है उसको बढ़ाने में मदद करती है और साथ ही साथ ये रोगों से लड़ने में मदद करती है। अब HIV क्या बोलता है, अच्छा तुम्हारे शरीर का बॉडीगार्ड, ये प्रश्न है बेटा, बॉडीगार्ड किसको बोलते हैं, WBC को बोलते हैं। बोलता है अच्छा ठीक है, ये बॉडीगार्ड है तुम्हारा, इस बॉडीगार्ड को ड्यूसुम 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 कर देंगे। कौन बोलता है, HIV बोलता है। HIV ये एक ऐसा वायरस है जो हमारे शरीर के बॉडीगार्ड को ही खत्म कर देता है। अब सोचिए, एक मूवी है जिसका नाम है बॉडीगार्ड, समझने की कोशिश करिएगा। अब उसमें मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ये है कैटरीना कैफ, ये क्या है, ये कैटरीना कैफ है। और मेरे प्यारे बच्चों ये हैं आपके, ये हैं आपके, ये हैं आपके कौन, ध्यान से समझना, ये सलमान खान, ये कैटरीना कैफ और ये सलमान खान। ये सलमान खान कैटरीना के बॉडीगार्ड हैं। अब ये सलमान खान कैटरीना के बॉडीगार्ड हैं और अब एक दूसरा कोई आता है जिसका नाम है शिवम सर। अब शिवम सर सोचो कि अगर ये सलमान खान को खत्म कर दें, ये सलमान खान को खत्म कर दें शिवम सर, तो कैटरीना को खत्म होने में, तुम्हारी नजर बेटा मैं समझ रहा हूं, तुम समझ रहे हो कि शिवम सर कैटरीना से विवाह करेंगे। है? हमारे पास पहले से कैटरीना है, तुम टेंशन ना लो। तो अब ध्यान से सुनो, ये शिवम सर क्या कर रहे हैं, ये सलमान खान को खत्म कर दे रहे हैं। और सलमान खान कौन है, इनकी कैटरीना के बॉडीगार्ड है, कैटरीना के बॉडीगार्ड है। अब ये कैटरीना के बॉडीगार्ड है कौन, शिवम सर, और सॉरी सलमान खान, और शिवम सर इनको ही खत्म कर दे रहे हैं। तो शिवम सर कौन है, शिवम सर है HIV वायरस। अब ये HIV वायरस जब इस बॉडीगार्ड को ही खत्म कर देगा, यानी WBC को खत्म कर देगा, तो अब कैटरीना की रक्षा कौन करेगा भैया, कैटरीना तो पहले लिपट जाएंगी। समझ गए? तो बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही होता है कि अब ये जो हमारे HIV वायरस होता है, ये HIV वायरस क्या करता है, ये HIV वायरस किसको खत्म करता है, ये कहता है तुम्हारे शरीर के बॉडीगार्ड को ही हम खत्म कर देंगे, और जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, लड़ने में मदद करता है रोगों को, उसको खत्म कर देंगे। तो ये मानव की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून जो सिस्टम होता है मानव का, उसको ही खत्म कर देता है। और इस रोग से संक्रमित व्यक्ति के शरीर के प्रतिरोधी क्षमता को लगातार कमजोर करता रहता है, और व्यक्ति बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, और जब व्यक्ति कमजोर हो जाए तो खत्म हो जाएगा। HIV वायरस का काम है शरीर से WBC को खत्म कर देना। क्या यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हुआ, एक बार फटाफट से बता दीजिएगा। क्लियर हुआ ना यहां तक, आगे चलूं मैं? तो ये ऐसे खत्म करता है। फिर उसके बाद दूसरी बीमारी जो है ना, वो है सिफिलिस। अब इसको समझने की कोशिश करिएगा। ये एक यौन संक्रमित रोग है जो एक जीवाणु से फैलता है और जिसका नाम है ट्रैपोनीमा। ये जब होता है ना, तो इसका जो प्राथमिक लक्षण है जननांगों और मलाशय, यानी जहां से पॉटी बाहर निकलती है, मलाशय के मुख यानी जहां से पॉटी बाहर निकलती है, वहां पे एक छोटा सा दर्द रहित छाला उत्पन्न हो जाता है। दर्द रहित मतलब आपको पेन नहीं होगा, एक दर्द रहित छाला पड़ जाएगा। और यह किसी भी संक्रमित व्यक्ति के साथ शौचालय साझा करने में, जैसे पहले नहीं होते थे लोग लोटा लेकर के जाते थे लैट्रिन करने, अब पता चला एक लोटा लेकर के जा रहे हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा था पहले कि वो 2 लीटर की पानी की बोतल भर लेते हैं और पानी की बोतल भर के चले जाते हैं, दोनों के दोनों लोग साथ में बैठ करके एक ही बोतल में दोनों लोग निपट लेते हैं। अब सोचिए ऐसा करने से क्या होगा, यदि उनको बीमारी रही होगी तो इनको भी बीमारी हो जाएगी। समझने की कोशिश करें, यानी यहाँ पे शौचालय को साझा कर दिया गया।
है ना, या किसी संक्रमित व्यक्ति के कपड़े पहनने से हो सकता है। एक चीज और बताते हैं, जैसे बहुत सारे लोग, जो बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप लैट्रिन जाने से में कतराते हैं, गंदगी बहुत ज्यादा होती है और वहां पे बीमारी फैलने का खतरा बहुत ज्यादा होता है, ये बात भी आप याद रखिएगा। ठीक है, यहां तक सभी को इतनी बात समझ में आ गई है? आगे चलूं? अच्छा, अब सिफिलिस के बाद अगली बीमारी आती है जिसका नाम है गोनोरिया। गोनोरिया भी बिल्कुल सिफिलिस जैसी ही है, यह भी यौन संक्रमित बीमारी है और यह निसेरिया गोनोरिया नामक एक जीवाणु के द्वारा फैलती है और ये यौन संपर्क के कारण हो जाती है ना, और साथ ही साथ संक्रमित व्यक्ति के द्वारा कपड़े के द्वारा फैलती है, यानी एक दूसरे के साथ कपड़े साझा कर लिए। अब कपड़े जैसे मान लीजिए मैंने अंडरवियर अपनी, मेरे को बीमारी है, मैंने अपनी अंडरवियर किसी दूसरे को दे दी तो उसको भी बीमारी हो जाएगी ये। ठीक, तो आई होप इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। अब आखिरी जो हमारे पास लास्ट टॉपिक बचता है वो बचता है क्या, कि परिवार नियोजन। क्या मेरे प्यारे बच्चों, परिवार नियोजन। फिर उसके बाद ये क्लास ओवर होगी और देखते हैं कि परिवार नियोजन किसे कहते हैं। यहां तक तो किसी को नहीं लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा बोरिंग जैसा कुछ, अब थोड़ा मजा आएगा तुम्हें। परिवार नियोजन किसे कहते हैं? अब मान लीजिए कि ये शिवम सर है, प्रेजेंट टाइम में शिवम सर को एक लड़की है और एक लड़का है। इमेजिन करिए, शिवम सर के पास एक लड़की है, एक लड़का है। शिवम सर चाहते हैं कि अब इनका परिवार आगे ना बढ़े, तो शिवम सर बहुत सारी विधियों को अपनाएंगे ताकि क्या ना हो, परिवार आगे ना बढ़े। तो वही है ना कि परिवार नियोजन किसे कहते हैं, यानी कि अपने परिवार के सदस्यों को नियमित रखना, यानी नियंत्रित करना। 2 बच्चे, हम दो हमारे 2, अब तीसरा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, इसी को बोलते हैं परिवार नियोजन। तो अगर आपसे कोई पूछे परिवार नियोजन क्या है, तो आप बताओगे कि परिवार के कल्याण हेतु, क्योंकि अगर तीसरा बच्चा जन्म लेगा बेटा, तो ये जो दोनों के बीच में प्रॉपर्टी है ना, वो बट जाएगी। इनके बीच में जो प्रॉपर्टी, हमारे पास खाली 10 बीघा जमीन है, 5-5 बीघा जमीन दोनों को मिल रही थी, अब 3 हिस्से लग जाएंगे, फिर 1/3 होगा। तो फिर परिवार का कल्याण कैसे हो पाएगा, है ना? परिवार का कल्याण कैसे हो पाएगा? ऐसे दोनों लड़कों को बढ़िया CMS में पढ़ाएंगे हम, फिर ऐसे हम इनको प्राइमरी में पढ़ाएंगे गांव वाले में। तो परिवार के कल्याण हेतु बच्चों की संख्या को सीमित करना और परिवार को नियोजित करना कहलाता है। हम 2 हमारे 2, परिवार नियोजन कहलाता है। और परिवार को नियोजित करने के विविध महत्वपूर्ण क्या हैं, विधियां हैं। अब इसमें से कुछ ऐसी विधियां हैं जो स्थायी होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो अस्थायी होती हैं। अब मैं इनको बहुत प्यार से समझाने वाला हूं, गौर से समझने की कोशिश करना। स्थायी का मतलब ही आप समझ गए कि ऐसी विधि जिसको आप यूज करें या कहें कि उपयोग में लाएं, और एक बार उपयोग में लाएं, अब दोबारा कभी भी ना मां बन पाए ना पिता बन पाए, ऐसी विधि। तो ऐसी विधि में इंसान क्या करेगा, कुछ ऐसा कर दो कि शुक्राणु ही निकले, या निकले तो फिर वो अंड तक पहुंचने ना पाए, अर्थात निषेचन ना हो पाए। तो इसके लिए काम करेंगे, वो जो फेलोपियन ट्यूब है ना, उसको कट से काट देंगे, ऑपरेट करा देंगे, या जो हमारी शुक्रवाहिनी है उसको कटवा देंगे। अब शुक्राणु पहुंचे ही ना, समझ गए, शुक्राणु पहुंचे ही ना। तो इसके लिए क्या करते हैं, कुछ स्थायी यानी परमानेंट मेथड है और कुछ परमानेंट नहीं है। तो इंपॉर्टेंट दोनों हैं। चलिए अब हम आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं कि भैया कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जिनसे हम परिवार नियोजन कर सकते हैं। और ये सब मेथड पूछे जाते हैं बोर्ड पेपर में। एक प्रश्न ही आएगा ये बोर्ड पेपर में, 6 नंबर का आता है और कई वर्षों में पूछा गया है। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड पेपर में। क्या आता है क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखो। क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे बच्चों कि सबसे पहला सुरक्षित काल में संपर्क। सबसे पहला सुरक्षित काल में संपर्क। सुरक्षित काल का मतलब कि अब जिस समय पर जो अंड, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एक बार ऋतुस्राव हो गया, उसके 14 दिनों के बाद ही दूसरा अंड निकलता है। ऐसा हमने आपको भी समझाया था, 15वें दिन निकलता है। तो वो जो पहले दिन से लेकर के 15वें दिन का जो समय था, उस समय पर अगर संपर्क होता है ना,
तो उस समय पर क्या होगा कि उसको सुरक्षित काल माना जाएगा, यानी ऋतुस्राव होने के 14 दिनों तक सुरक्षित काल माना जाएगा। समझ में आई बात? तो मासिक धर्म के 1 सप्ताह के पूर्व और 1 सप्ताह के बाद का समय सुरक्षित काल माना जाता है। मासिक धर्म के 1 सप्ताह पूर्व और 1 सप्ताह के बाद का समय क्या माना जाता है? सुरक्षित काल माना जाता है। यहां पर भी वही चीजें लिखी हुई हैं। फिर उसके बाद इस काल में अगर लैंगिक संपर्क स्थापित होता है तो गर्भधारण की समस्या की संभावना कम रहती है, परंतु यह विधि अधिक विश्वसनीय नहीं है। क्यों नहीं विश्वसनीय है? क्योंकि अगर किस मादा को कोई बीमारी है तो कभी भी फिर क्या हो सकता है, जैसे कोई बीमारी हो गई मान लो किसी को, तो फिर ये जो साइकिल होती है ऋतुस्राव होने की, ये चेंज होती रहती है, इसकी डेट आगे पीछे हो जाती है अगर बीमारी है तो इसको हम बहुत ज्यादा विश्वसनीय नहीं कह सकते कि नहीं भैया हाँ ये विश्वसनीय है। हम डेट इधर उधर भूल गए तो फिर क्या होगा? दूसरी जो है ना वो है पेशेंस, यानी कि आप धैर्य रखो कि असुरक्षित काल में आत्म संयम बना के रखें और कोई भी लैंगिक संपर्क नहीं होना चाहिए। अगली जो इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, ये है लूप, और ये 1 नंबर की एमसीक्यू में आता है। लूप इसको बोलते हैं कॉपर टी। अब ये क्या होता है एक्चुअली? जैसे आपको सभी को पता है कि ये क्या है, ये मान लीजिए हमारा ये गर्भाशय है, राइट? अब इसमें क्या होता है कि एक ऐसी संरचना होती है, ऐसी टी जैसी, और एक धागे जैसी होती है, तो इस रास्ते से एंट्री करती है ऐसे, और उसके बाद ये बहुत पतला रास्ता होता है, ऐसा नहीं बहुत चौड़ा होता है, फिर आगे जाकर के इसको ही ब्लॉक कर देती है, यानी अब अंड इसमें आएगा ही नहीं बाहर, समझे ना? तो इसको बोलते हैं कॉपर टी, और शुक्राणु ऊपर जाएगा नहीं। समझ गए? क्लियर? यानी सर ये तो वही वाली बात हो गई कि शिवम सर मिलने चले थे अपनी पत्नी से, इधर से पत्नी आ रही थी, बीच रास्ते में दीवार खड़ी कर दी किसी ने। क्लियर हुआ ना इतनी बात? तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कॉपर टी, इससे भी क्या होता है कि अगर इसको धारण कर लिया गया तो इसको लूप बोला जाता है, तो इससे गर्भधारण जो होता है वो नहीं होता है, क्योंकि अंड जो होता है वो शुक्राणु से नहीं मिलता। फिर उसके बाद आप निरोध का यूज कर सकते हैं, जो कि महिला के द्वारा भी किया जा सकता है और पुरुष के द्वारा भी किया जा सकता है। फिर उसके बाद है गर्भ निरोधक गोलियां। गर्भ निरोधक गोलियों का भी उपयोग होता है, और जिनके सेवन से गर्भधारण की समस्या खत्म हो जाती है। बिफोर एंड आफ्टर दोनों आपको मिल सकती हैं, ठीक? फिर उसकी बिफोर आफ्टर मीन्स की लैंगिक संपर्क से पहले भी और बाद में भी। फिर उसके बाद आता है गर्भ समापन। गर्भधारण करने के बाद भी एक सीमित काल में के भीतर कुशल और विशेषज्ञ डॉक्टरों से गर्भ समापन कराया जा सकता है, पर ये लीगल नहीं है, ये इलीगल है, ठीक है? इसे नहीं कराना चाहिए। लेकिन अगर डॉक्टर लिख करके देता है कि नहीं भैया बीमारी है, इससे जच्चा या बच्चा में से किसी एक को समस्या है या दोनों को समस्या हो सकती है, तभी ये होता है, तभी गर्भ समापन होता है। क्लियर हुई? तो डॉक्टर जो भी करता है उसमें ये रिटर्न देना होता है 2 डॉक्टर्स को कि भैया गर्भ समापन कराना है, और क्यों कराना है कारण के साथ बताना पड़ेगा। रिटर्न देंगे डॉक्टर तभी हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद आता है स्थायी विधि। स्थायी विधि में सीधी सी बात है, इसको काट देंगे। अभी मैंने कहा क्या बोला था? लूप लगाना यानी दीवार खड़ी कर देना। अब लूप नहीं, बीच में रास्ता ही काट दो। समझ गए? अब जो 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया शुक्राणु, इधर से आ रहा था और ये इधर इंतजार हो रहा था अंड का, बीच में एक समुंदर गायब कर दिया गया, रास्ता ही हटा दिया गया, ठीक? तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इसमें स्त्री क्या करती है? एक ऑपरेशन होता है जिसके थ्रू ये नलिका काट दी जाती है, तो इसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। क्लियर? और ये क्या होता है ना, जिस समय पर मादा को संतान का जन्म होता है उस समय पर ये ऑपरेशन हो सकता है और बाद में भी हो सकता है। ऑपरेशन के टाइम पे होता है तो बाद में तकलीफ नहीं होती। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि पुरुष की नसबंदी। नसबंदी ऑपरेशन में शुक्र नलिका के ऑपरेशन से गर्भधारण को स्थायी रूप से दूर किया जा सकता है, यानी कि शुक्र नलिका को काट दिया जाता है, हटा दिया जाता है, काट दिया जाएगा। इसको बोलते हैं वैक्सेटोमी। तो ये चीजें आपको याद रहेंगी, और जो चैप्टर है वो मैंने आपको पूरा का पूरा जो है ना वो एक्सप्लेन किया है।
ये चैप्टर जो है ना वो पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ है। अब मैं आपको एक चीज और आपको बताने वाला हूं। देखिए, आप इन सब चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ोगे और आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि भैया हमारे सिलेबस में क्या है, और एक भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है। सबसे पहली चीज, आपको जनन के बारे में पता होना चाहिए, है ना। आपने जनन पढ़ा, लैंगिक और अलैंगिक जनन पढ़ा, फिर आपने एक कोष की जीवों में पढ़ा द्विखंडन और बहुखंडन, फिर बहुकोष के जीवों में अलैंगिक जनन, खंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन, बीजाणु जनन और कायिक प्रवर्धन। फिर उसके बाद पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, परागण और उसके भाग और पादपों में निषेचन। इतनी चीजें हमने भाग 1 में कंप्लीट करी थी। भाग 2 में आज हमने पढ़ाया मनुष्यों में लैंगिक प्रजनन, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र और जनन स्वास्थ्य पढ़ाया। और एक टॉपिक मैंने आपको और भी पढ़ा दिया, क्या? परिवार नियोजन। एक टॉपिक और भी पढ़ाया जिसका नाम था परिवार नियोजन। तो इतने टॉपिक हमने आज आपको पढ़ाए, 1 2 3 4। समझ में आई इतनी बात? अब मुझे बता दो कितने ऐसे लोग हैं जिनका ये चैप्टर पूरा हो चुका है, ये मुझे कमेंट करके बताओ। हाँ जी, एक बात और बोल रहे हैं कि अगर ये वीडियो आप YouTube पे देख रहे हैं तो भैया वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बहुत मेहनत लगती है इन सब चीजों को तैयार करने में। भाई बहुत देर से नहीं बोला है, हक बनता है हमारा इस बात को बोलने के लिए। तो भैया सभी लोग कम से कम ये वाला काम कर दें जिन्होंने नहीं किया है जाने से पहले। यहां तक समझ में आ गया? एक बार जल्दी जल्दी से बता दो भाई। चलूं आगे? यस, गुड इवनिंग। क्या सर जी हमारी हाइट बढ़ सकती है क्या? हाँ बढ़ सकती है, ऐसा थोड़ी नहीं कि नहीं बढ़ सकती। अच्छा बताइए जल्दी से, कैसा लगा ये चैप्टर? सर एसएसटी में भी परिवार नियोजन है, उसका आंसर अलग है। बेटा यही वाला आंसर छाप के चले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। सर जी क्या आपकी शादी हो गई क्या? और क्या बेटा तुम्हें नहीं पता क्या? कुछ बच्चे पूछ रहे सर क्या आपकी शादी हो गई क्या? नहीं पता क्या बेटा? सभी लोग जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो, क्योंकि जब हम क्लास को ख़त्म करते हैं तो हमारी बीबी हमसे बोलती है कि सर क्या ही पढ़ाते हो, बच्चे वीडियो ही नहीं लाइक करते। तो कम से कम सारे बच्चे वीडियो को लाइक एंड शेयर तो कर ही दिया करें ना। मारती ऊपर से है क्योंकि उनसे दूर रहते हैं हम, आप लोगों को पढ़ाया करते हैं। डांट ऊपर से मिलती है, मुंह बना के बैठी रहती है जब देखो। हंसा रहा हूं मैं आपको, हाँ। सर जी एक शायरी हो जाए। अच्छा शायरी हो जाए। अब्दुल कलाम जी एक लाइन है उनकी कि इफ यू वांट टू साइन लाइक अ सन, इफ यू वांट टू साइन लाइक अ सन फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। यदि आपको सूरज सूर्य की तरह से चमकना है तो पहले सूर्य के तरीके से जलना होगा। अगर आप जलोगे ही नहीं सूर्य के तरीके से तो चमकोगे कैसे, है ना। आपका सपना है मैं टॉपर बनना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं, मैं वो करना चाहता हूं, लेकिन मैं पढ़ना नहीं चाहता। टॉपर बनने का तो सबका सपना होता है, राइट। लेकिन मैं सच बताऊं तो मुझे पढ़ने की इच्छा नहीं होती है। मैं पढ़ने बैठता हूं पर धीरे धीरे करके नींद आने लगती है सर, फिर छोड़ के चला जाता हूं आपको। आप पढ़ाते रहते हो। क्या बीच में मुझे ऐसा नहीं लगा कि अब यार ये चैप्टर बहुत थ्योरेटिकल है, बहुत बोरिंग सा फील हो रहा है, पर फिर भी मैंने पढ़ाया अंत तक। जिस समय पर मैंने मादा जनन तंत्र समाप्त किया था, जनन स्वास्थ्य आया था, उस समय मुझे ऐसा लग रहा था बड़ा बोरिंग सा चैप्टर है ना। लेकिन फिर मैंने कहा थोड़ा ठीक है भाई, थोड़ा मुस्कुरा के एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को। फिर आपको समझाया भाई जनन स्वास्थ्य क्या होता है, हाँ क्यों जरूरी है, बीमारियां क्या होती है, एड्स समझाया, गोनोरिया समझाया, सिफिलिस समझाया, इनके नाम बताया मैंने।
फिर मैंने आपको परिवार नियोजन बताया, उसकी अस्थायी विधि बताई, स्थायी विधियां बताई, है ना। चलें, अच्छा आज के लिए इतना ही। ये चैप्टर कंप्लीट होता है और जाने से पहले मैं फिर बता दूं, कल मिलेंगे धातु और आधातु के साथ। फिर अगले दिन हम लोग मिलेंगे किसके साथ? इंग्लिश के मॉडल पेपर के साथ। तो इंग्लिश का मॉडल पेपर इस बुधवार को आ रहा है, देखना ना भूलें। दिव्यांशी मैम आज से ही लग गई हैं वो मॉडल पेपर को तैयार करने के लिए, और आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो मॉडल पेपर हाफ ईयरली पेपर के अकॉर्डिंग ही तैयार किया गया है, लेकिन वो बोर्ड पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। हाफ ईयरली आपका हो गया है तो कोई बात नहीं, बोर्ड पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें मैम ने जो सिलेबस रखा है वो ऐसे रखा है कि मैम ने जितना अभी तक पढ़ाया उतना सिलेबस रखा है। तो वो मॉडल पेपर भी देखना ना भूलिएगा। चलिए, अच्छा समाप्त किया जाए। चलिए समाप्त किया जाए। और एक मैं आपसे छोटी सी विश करता हूं कि इस वीडियो में आज आप एक कमेंट करके बताओगे कि भाई ये वीडियो कैसा लगा। जिसका भी कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगेगा उसको हमारी तरफ से ये हार्ट मिलता है, सारे बच्चे जानते हो। तो फटाफट से वीडियो में कमेंट करना, और आखिरी जंग ज्ञानोदय के संग ये कमेंट करके वीडियो को एंड करना। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।